नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेवीएन विजन टीवी और आपके साथ मैं हूं मुनीश नंदन। मुझे मालूम है बहुत सारे व्यूवर्स ये सोच रहे होंगे कि मुनीश जी आज कहां कटिंग करने लग गए। मेरे बस की तो शायद बात नहीं है, लेकिन जिसके बस की बात है और जो आज पूरे हिमाचल के लिए बागवानी में उदाहरण है, एक प्रोग्रेसिव बागवान के तौर पर जिनको पूरा हिमाचल जानता है और जिनसे मिलने को युवा बहुत बेताब रहते हैं, आज वो शख्सियत जेवीएन विजन टीवी सेदा आपके लिए लेकर आया हमारी स्क्रीन पर। हमारे साथ हैं बागवानी क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम, एक ऐसा चेहरा जिन्होंने एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे बागवानी में और हर कोई बात कर रहा था डिंपल 5 स्टार, डिंपल 5 स्टार, डिंपल 5 स्टार। मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, जब मंडी में इनके बाग से निकला सेब आता है फ्रूट मंडी में तो सीटियां बजनी शुरू हो जाती थी। मैं खुद बड़ा उत्सुक था इस शख्स से मिलने के लिए कि ऐसी कौन सी शख्सियत है और ऐसा क्या ये अपने बागीचे में करते हैं कि इतना बढ़िया क्वालिटी फ्रूट ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज जब हमने कोशिश की उनसे मिलने की तो आज वो अपने बागीचे में नहीं है, लेकिन अपने ही मित्र के लगे हुए बागीचे में आज डिंपल 5 स्टार जी से हम मिलने पहुंच गए। सर, सबसे पहले तो जेवीएन विजन टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और ये जो आप अभी डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, इस डेमोस्ट्रेशन के बारे में हमारा तो पहला सीधा सवाल आपसे ये है, कटिंग का कितना महत्व है बागवानी में? सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत है। आज मैं अपने बगीचे में तो हूँ नहीं जी। जो ये ऑर्चर्ड लगाया था हमने, ये 2014 में मार्च में हमने यहाँ पर एक डेमो के लिए लगवाया था। ओके। तो तब से लेकर आज तक इसकी जो भी प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। ये राजेश खिमटा जी का ऑर्चर्ड है, मेरे मित्र का। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए एक फर्स्ट स्टेप था जब हम HDP की ओर जाने वाले थे। ओके। तो आपने सवाल किया प्रूनिंग का। मैं पहले, चलिए अब प्रूनिंग हटा दीजिए, HDP के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करें। HDP का मतलब है कि भाई जो हमारा ट्रेडिशनली जब जो हमारी रूट स्टॉक्स है, एक हमारे सीडलिंग रूट स्टॉक चलता था जो सीड से तैयार होता था। बिल्कुल। एक टिश्यू आता है, एक क्लोनल आता है जी। तो ये जो रूट स्टॉक्स है तो जो सीडलिंग पे है उस पे अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मतलब एक कम जगह पे आप ज्यादा से ज्यादा पौधे कैसे लगा सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एग्जांपल के लिए जहां आप खड़े, ये सिर्फ 7 बिस्वे का खेत है। बिल्कुल। और इसमें 105 पौधा अल्ट्रा हाई डेंसिटी का लगा है। अगर हम इसको सीडलिंग में लगाते तो शायद 7 से 8 पौधा आना था यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे व्यूवर्स को एक बार हम वो बागीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट है, सुशील मेहता जी। 7 बिस्वा का, बिगानी हम कह रहे हैं, बिस्वा हम कह रहे हैं, 7 बिस्वा में 100 प्लांट लगे हैं। 5 स्टार जी मुझे आप भी आइए सर, चलते चलते हम थोड़ा बात करेंगे। 7 बिस्वा के जो बागीचा है इसमें 105 प्लांट लगे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने नजदीक प्लांटेशन हुई है। HDP यानी कम एरिया में आप ज्यादा प्लांट्स कैसे लगा सकते हो, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ज्यादा कैसे लगेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बढ़ेंगे तो फिर आपकी, मेरे ख्याल से जो आपका एवरेज है सेब का वो भी बढ़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जागरूक करें। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में एक बेनिफिट और है जी कि आपको बहुत कम समय में, जैसे हमारे ट्रेडिशनली रॉयल था उसमें फसल लेने में आपको 12 से 15 साल लग जाते थे उसको फ्रूटिंग पे लाते लाते। बिल्कुल। जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी का प्रोसेस है, अगर आप, मैं इसी बगीचे की अगर बागीचे की बात करूं तो व्यूअर के लिए भी ये जानने वाली बात होगी कि मार्च 2014 में एक बगीचा लगा जी, और जुलाई 17 में जी हमने इससे लगभग 120 बड़े बॉक्स लगभग 27 से 28 किलो के एवरेजन उतारे और इसे लगभग 2.5 लाख का सेब उतरा। मतलब 7 बिस्वे में 2.5 लाख का सेब थर्ड ईयर में। और अब अगर आप सोचें कि अगर यही जो पुराना तरीका अगर वही होता तो 6-7 पौधे होते, मेरे ख्याल से मुश्किल से 20 या 50 बॉक्स मुश्किल से। अगर 3 साल की बात करें तो उसमें लगभग 12 साल के बाद फ्रूटिंग आनी शुरू होती है, 10-12 साल के बाद। तो फ्रूटिंग तो खैर पेड़ तो बहुत बड़ा बनेगा मगर बहुत वक्त लग जाता है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी का मतलब है कि आपको जल्द से जल्द क्रॉप लेनी है और अच्छी गुणवत्ता। क्या बात है, मतलब मेन जो है क्वालिटी फ्रूट पे जो है फोकस आपका बिल्कुल, है। बिल्कुल क्वालिटी फ्रूट बिल्कुल, पे। बिल्कुल। चलिए 5 स्टार जी, ये जो बगीचा है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी वेराइटीज यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जो हमने रेड डिलीशियस में लगाया है इसमें जेरोमाइन ज्यादा लगा है जी, और पॉलिनाइजर के लिए हमने इसमें बकई गाला
ये इम्पोर्टेड प्लांटिंग मीडिया था, इटली से इम्पोर्ट किया गया था और यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था इसको। और उसके साथ साथ एक दो वैरायटीज और भी एडेड कान एडम हमने बीच बीच में दी है, मगर ज्यादातर इसमें बकई गाला और जेरोमाइन का बगीचा है। अगला मेरा सवाल ये है कि चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। पास्टर जी, सवाल वही जो हम आप कर भी रहे थे, कटिंग का कितना महत्व है? बगीचा लगाते के बाद जी, जो आपका मेन मकसद होता है या जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रूनिंग और ट्रेनिंग का। जी, आज तक जो हमारे फार्मिंग चली है जी, लगभग 105 साल होने को है अब सेब आके, तो हमारी बेसिकली जो लोकल लैंग्वेज में बोल जाए तुक्का फार्मिंग थी। तुक्का फार्मिंग। अगर आज आप प्रूनर की बात करें या प्रूनिंग की बात करें तो कोई भी प्रूनर अगर आप इतनी जगह विजिट करते हैं, कभी ये पूछना कि ये टहनी क्यों काटी। अच्छा, तो 100 में से 100% प्रूनर ऐसे हो गए जो ये नहीं बता पाएंगे कि हमने टहनी क्यों काटी। मतलब कैंची लग गई बस। जी, बेसिकली जो हमारी प्रूनिंग है, जो ट्रेडिशनली है, हमारी जो धारणा है कि हमारे पौधे में जी, नई वेजिटेटिव ग्रोथ शूट्स उगे, इसको काट के हमने नीचे फेंकना है, इसके लिए हम प्रूनिंग बोलते थे। अच्छा, हमारे जो कल्चर था चला हुआ, बिल्कुल जो पुराना जो एक तरीका था। हाँ तरीका था जी। तो अगर आप प्रूनिंग की बात करें तो प्रूनिंग से अगर आपने फ्रूट साइज, फ्रूट क्वालिटी या न्यू बर्ड, अच्छा बर्ड, सब कुछ लेना तो वो आपकी लाइट पेनिट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जो सारा लिंक आपके प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम से होगा। बिल्कुल सही बात है। गलत तरीके से काट छांट हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाएगी और हमारी क्रॉप के साथ साथ हमारे पौधों की हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव डालती है। ओके, अगर उदाहरण के लिए मैं बागवान भाइयों को समझाना चाहूंगा, अगर हमारे शरीर में चाकू से कट डाल देंगे सारे शरीर में, तो जो हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। सेम प्रोसेस है हमारे पौधों की ओर। हम सुबह उठ के कैंची उठाते हैं और पूरे पौधे को इस तरीके से काटते हैं कि उसको डैमेज करते हैं कि उसकी एनर्जी घाव भरने में खत्म हो जाती है और पौधा मरने की ओर चला जाता है। बिल्कुल सही बात। तो जो प्रूनिंग और ट्रेनिंग है, ये डिफरेंट दो पार्ट है। हमारे यहाँ बेसिकली प्रूनिंग ही की जाती है, ट्रेनिंग नहीं की जाती। सही बात। तो जो ये पौधे आप देख पाएंगे, अगर कैमरामैन दिखा पाएंगे हमारे जी, को, बिल्कुल। जो ये चीज हुई है ये सारी ट्रेनिंग है। जी, ये जब से पौधे लगे ये ज्यादातर ट्रेनिंग पे गए हैं। स्टार्टिंग की जो 5 से 6 साल होगी वो इसकी ट्रेनिंग पे ही ज्यादा फोकस किया जाएगा निस्बत प्रूनिंग के। अच्छा, हमने प्रूनिंग की काट छांट इस तरीके से करनी है कि प्रॉपर लाइट, सूरज की किरणें आपके लास्ट यहाँ तक पहुंचे फ्रूटिंग पे। अच्छा, क्योंकि जो कलर आता है, इथिलीन जो प्रोसेस है वो भी इसी से होगा, और फ्रूट की शाइनिंग और या पत्तों के अगर आप लाइट अंदर नहीं पहुंचा रहे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पौधों में लग जाती है, जैसे फंगल डिजीज सबसे ज्यादा, जैसे स्कैब्स। जी, अगर लाइट प्रॉपर होगी तो आपको फंफूद जितने भी प्रकार के होते हैं वो सबसे कम आते हैं और मैनेजेबल होते हैं। तो प्रूनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं अपने पूरे एक सर्दी के सेशन में लगभग नवंबर से लेकर आपके फरवरी तक लगभग 150 के ऊपर कैंप, जी, फार्मर प्रूनिंग कैंप्स डिफरेंट जगह पे जाके बिना किसी खर्चे के, अच्छा, लोगों से कुछ नहीं लिया जाता और हमारा सोशल वेलफेयर का काम होता है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिमालयन सोसाइटी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ जी। NGO है हमारी, उसके बैनर के नीचे हम ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं। डिम्पल पास्टा जी, चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हमें डिम्पल पास्टा की कहानी सुननी है। आपका बागवानी की तरफ, अब जो जिस तरफ की बागवानी आप लेकर आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल जो हमारी बागवानी उससे अलग है। आपके दिमाग में ये सोच कैसे आई कि मुझे ये बदलाव करना है? क्या पहले से ऐसा सोच रखा था कि मुझे बागवानी की तरफ ही जाना है? आज तो लोग ये सोचते हैं कि बागवानी की तरफ कौन जाएगा या इस तरफ क्या फ़ायदा है। तो डिम्पल पास्टा के मन में ये कब आया और वो जो ट्रेंड था ट्रेडिशनल बागवानी का, उसको बदलाव के लिए कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई? ये बात सन 1996 की है जी। हमारी एक जॉइंट फैमिली होती थी, उसके बाद हमारी डिवाइडेशन होगी। बिल्कुल। तो जब डिवाइडेशन होती है, आपको सबको पता है कि हर घर में कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। बिल्कुल। तो जो उस परिवार में सबसे पीछे निकलने वाला इंसान था वो मैं था। अच्छा। हमारे सिर्फ 42 बॉक्स हुए थे 96 में। 1996 में 42 जो पेटी है वो सेब हुआ आपके? 42 पेटी सेब हुआ। अच्छा। वो दौर हमारे लिए शायद सबसे टफ रहा। मैं वो शख्स हूँ जिसने उस जमाने में दिहाड़ी मजदूरी की। अच्छा। मेरे माँ बाप ने की।
तो हमने जब उस जगह से उठे, उसके बाद हम जब पहले लॉट लेके मैं मंडी में पहुंचा, बिल्कुल, तो हमारे क्या होता था कि सबके ट्रक्स जाते थे सेब बेचने, तो सबके बहुत सारे लोगों के सेब थे, तो वहाँ पर मेरा सेब 10 रुपये कम बिक गया। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई साहब क्यों बिका मेरा कम? बोलो आप है ग्रोवर छोटे। अच्छा, तो मुझे तो क्या पता था, मैं तो बहुत छोटा था कि ग्रोवर्स क्या होते हैं। तो मैं जब घर आया, पिताजी से बात हुई, तो पिताजी ने मुझे समझाया कि ग्रोवर छोटे का मतलब है कि भाई हमारे सेब कम होते हैं। उस दिन हमने ठान लिया था जी कि एक अच्छा ग्रोवर बनना है। अच्छा। और डिम्पल पांचटे जी उस वक्त क्या कर रहे थे आप? हाँ, मैं उस टाइम स्कूल में था, अच्छा, बच्चा था। हाँ। तो उसके बाद झील पैदा की हाँ। कि क्यों ना इसी में करे। हाँ, तो जो वो टाइम हमारे लिए बड़ा टफ रहा जी। उस टाइम नॉलेज एक्सचेंज नहीं होती थी, एक दूसरे को बोला नहीं जाता था कौन सी स्प्रे कर रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन है, हमारे को क्या पता, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर से तो थे नहीं, बिल्कुल सही, गांव के स्कूलों में पढ़े। हाँ। तो उसके बाद जब हमने नेक्स्ट स्टेप रखा, ये सन 2002 के आसपास की बात है जी, तब हमें ये ज्ञान होने लग गया था कि कोई रूस्टॉक नाम की चीज भी है जी, कोई रॉयल, रिचर्ड, रेड गोल्डन के अलावा भी कोई सेब वैरायटी आती है। जो पहला नाम था वो जो हमने सुना था वो था सुपर चीफ। अच्छा, बिल्कुल अमेरिकन जो ये वैरायटी है, तो कि सुपर चीफ नाम की कोई वैरायटी है। तो फिर हम उसके बटवुड के चक्कर में पड़ गए। एक्चुअल में 2-4 लड़कों का जो हमारा ग्रुप था ना जी, हमने एक सिनेरियो बदला। जो हम लोग शाम के टाइम गांव जाने का एक ट्रेंड था, उसको छोड़ के हम डिस्कस करने लगे सेब के बारे में। अरे वाह, क्या बात। 2-4 लोगों की डिस्कशन जब एक बड़े लेवल पे गई तो हाथ पांव मारने लगे। अच्छा, बटवुड आई, रूट स्टॉक प्रोवाइड करने लगे हम। अच्छा। चलो, वो दौर बहुत टफ रहा था कि बहुत मुश्किल से मिलता था। बिल्कुल सही। उस टफ दौर में भी हमने जब सीखना शुरू किया, फिर आपके पास फोन आने शुरू हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम गूगल का सहारा लेके हम वीडियोस देखने लगे, फॉरेन की वीडियोस देखने लगे, वैरायटीज के बारे में पढ़ने लगे, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि क्यों ना हटके काम किया जाए। बिल्कुल। तो उसी हटके इसमें जब हम कुछ एक लोग ऐसे रोग रहे, मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी, एक लक्ष्मण ठाकुर जी है, दुल्टा जी, और हरिचंद्र रोच जी। जब इन लोगों से मैं पहली बार मिला तो मुझे एक नया विजन मिला कि जब एक बुजुर्ग आदमी इतना सब कुछ कर रहा तो हमारा युवा क्या नहीं कर सकता। तो हमने एक झील पैदा की कि युवा को इस फील्ड में लाया जाए और एक कोऑपरेटिवली मिलके हम इस काम को शुरू करें। उसके लिए मेरे को आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, शायद मैं वो पहला आदमी था जो सोशल मीडिया पे इन सारी चीज़ों को ओपन प्लेटफॉर्म पे लेके आया। बिल्कुल सही बात है। ये 2011 के आसपास की बात है। तब तक इंटरनेट बहुत ही वाइल्ड हो चुका था, हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन आने लग गया था। तो जब ये स्प्रेड हुआ तो हमने एक प्रोग्राम चलाया कि नॉलेज को शेयर करके जी, क्योंकि रोच अंकल की आज भी मुझे एक बात है कि बेटा आप और मैं कितना उगा लेंगे। सही बात है। हमारे पास जो ये मार्केट है, बाजार है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। तो विदेशों का सेब इसलिए आता कि हम अपनी खपत पूरी नहीं कर पाते अपने देश में। सही बात। तो इस वक्त जब 2010 की बात थी तो हमारे पास 6 करोड़ बॉक्स हुए थे पूरे हिमाचल में जी। तो आज 2020-21 आने को है, लगभग 10-11 साल में हम 2-2.5 करोड़ से ऊपर ही नहीं पहुंच पा रहे। इसका क्या कारण था? जबकि हमारे देश में मांग तो कम से कम 35 से 40 करोड़ बॉक्सेस की है। बिल्कुल सही। तो उसी को जहन में रखते हुए जब हमने प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अवेयर करना शुरू किया तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आने लग गया। अगर आज आप देख पाएंगे जो युवा नौकरी की ओर जा रहा था, बिल्कुल आज वापस वो इस फील्ड में आ गया, बागवानी की तरफ। वो इसलिए आया सर, उनके लिए मोटिवेशन बहुत सारी चीजें थी जी। अमूमन ऐसी बातें मैं बहुत कम बोलता हूँ, मगर आज चैनल के माध्यम से आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई क्यों आए युवा जी, क्या है इसमें रखा हुआ, नौकरी में रखा कि इसमें, जो मेरे जहन में पहला सवाल था ना जी, हम नौकरी करने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले लोगों में से एक है। क्या बात है। हमारे हर घर में 3 से 4 एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, चाहे हमारे लेबर्स है जी। और आज मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक नौकरी करने वाला किसी भी घर का आदमी, मैं नौकरी को गलत नहीं मानता जी, अपने अपने शौक है, मगर जितनी वो सैलरी लेते हैं उससे ज्यादा हम अपने सर्वेंट पे खर्च कर देते हैं, एम्प्लॉय पे। क्या बात है। जो आपके घर में काम कर रहा है, आपके बगीचों में काम कर रहा है जी। अगर आप 9 बजे से 5 बजे की नौकरी
इतने पंक्चुअल होके वहाँ काम करते, अगर आप अपने ऑर्चर्ड में काम करेंगे तो क्या होगा, जी क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ। जी 42 पेटी से दौर शुरू हुआ, जब शायद स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते थे हमारे पास, जी जूते को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। 2016-17 में मैंने अपनी लाइफ का सबसे जो ऑर्चिडिस्ट वाली बात है कि एक अच्छा ऑर्चिडिस्ट बनना है, तो हमने वो मुकाम हासिल किया जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ का लगभग 37 से 38 लाख का सेब सेल किया। मतलब ये इतना वक्त आपको कितने टाइम में ये हो पाया? लगभग 15 साल के पीरियड में, क्योंकि 2002-3 के बाद थोड़ी एक चेंज आनी शुरू करी थी हमने। लगभग 10-12-15 साल में हमने इतना चेंज लाया कि आज हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं, हम तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, देने वाले लोग हैं। सही बात है। तो हमारे अपने शौक नौकरी से कभी पूरे नहीं हो सकते, जो एक अपनी मर्जी के मालिक। और हमारे प्रदेश में इकोनॉमी, आपको याद होगा कि सीएम साहब रोज बोलते कि सेब वालों ने लाज रख ली, हम तो आगे भी लाज रखेंगे जी। अरे वाह, क्या बात है। सेब वाले लाज रखेंगे, ये कहना है डिम्पल पांचटा जी का कि हिमाचल की हम लाज रखेंगे और आगे भी रखते रहेंगे, आगे भी क्योंकि रखेंगे। जो रेवोल्यूशनरी चेंज आ चुका है, जो यूथ आज नौकरी छोड़ के अपने बागीचों में काम करने आ गया। 3 साल के एक छोटे से दौर में एक 7 विश्व में 105 पौधा लगा के एक राजेश खिमटा जैसा प्रोग्रेसिव फार्मर 2.5 से 3.25 लाख तक का सेब तोड़ रहा है। इससे बड़ा चेंज और क्या हो सकता है? कौन सी नौकरी ऐसी है, कौन सा जॉब्स ऐसी है जो अपनी मेहनत का इतना ज़्यादा उचित मूल्य का दाम आपको देती है? क्या बात है डिम्पल पांचटा जी, ये तो वो सोच है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बागवानों में या बहुत सारे युवाओं में एक चीज़ बदलेगी कि उनकी जो सोच है वो फार्मिंग की तरफ वो बदलाव डाइवर्ट होगी। अब है सवालों का सिलसिला, अब वो हम पूछना चाहते हैं जो बागवानी में डिम्पल पांचटा ने देखा है, और वो जो चेंजेस आपने एक तो ये कहा कि ट्रेडिशनल जो फार्मिंग थी हमने उसको बदला। अब डिम्पल पांचटा जी, अगला मेरा सवाल आपसे, कटिंग वाली हमने बात कर दी, आपने कहा कटिंग का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है। दूसरा, एक हमारे पास जब हमने पिछली बार कैंप लगाया था तो जीतू चौहान जी ने एक बात कही थी कि जब आप जो आपका धूप का प्रॉपर जो है धूप जानी चाहिए पौधे में, ये जो है एक इसकी वजह से वो अपना खाना तैयार करता है, जितनी धूप जाएगी उतना क्वालिटी फ्रूट तैयार होगा। शाम के वक्त किसी ने हमें कमेंट करके ये पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर जो ज़्यादा धूप वाला एरिया है वहाँ सेब क्यों नहीं होता? बिल्कुल सर, ये बहुत ही सवाल भी अच्छा था जी, अब जवाब भी अच्छा देना पड़ेगा। बिल्कुल। बेसिकली मेरा अपना मानना है जी, ये मदर नेचर है जी, ठीक है जी। जी, कोई भी पौधा जी फूल देता है, हाँ, उसमें फल ना लगे जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये फूल खिला जी, फल ना लगे जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचर में आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, यही पौधा क्यों, और भी पौधे देखो। अब बात आती है कि सेब कैसे लगेंगे जी। सबसे पहले कुछ चीज़ों का बड़ा ज्ञान होना चाहिए, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर। क्या बात है। बिना पोलन के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, हाँ, ये मदर नेचर है जी। जो सनी साइड का क्वेश्चन किसी बागवान भाई ने आपसे पूछा, बिल्कुल। आज बात आती है कि सेब ऐसे ही नहीं लगेंगे जी, उसके लिए आपको लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा जी, प्रूनिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और पर्टिकुलर किस चीज़ से सेब लगते हैं, बिना प्रांगण के कैसे सेब लगेंगे। अच्छा। अगर आज भी वो मेरी लाइव या ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको पॉलिनेशन, पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर का ज्ञान है जी। अगर आपको ये ज्ञान है जी, तो सेब ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपका ये मानना है कि उगा सकते हैं आप सेब कहीं भी उगा सकते हैं। अच्छा। यहाँ इतना हाईली टेम्परेचर होता है, 35 तक चला जाता है, यहाँ भी जबरदस्त क्रॉप होती है हाटकोटी जैसी जगह में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ भी गर्मी बहुत रहती है। हमारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ हम अभी खड़े हैं ये नदी के साथ लगता एरिया है और यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा, और लोअर एलिवेशन में ये आता है, मिडिल में भी आपके सबसे लोअर, यहाँ का शायद सबसे लोअर पार्ट होगा ये इस रोडू का, और 35 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर है। जब यहाँ सेब हो सकता है तो फिर और जगह क्यों नहीं? फिर आई सनी साइड की बात, अगर आप अपना प्रोग्राम चेंज करते हैं, प्रूनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और पॉलिनेशन का ख्याल रखते हैं, पॉलन मेल फीमेल क्या होते हैं, कौन से 3-4 तरह के पॉलिनेटर्स हमारे को चाहिए होते हैं,
पॉलिनाइजर्स वैरायटी, गाला हो गया, गोल्डन हो गया, रेड गोल्डन हो गया, डिफरेंट टाइप के। और उसके बड़ी बात आती है जी कि जब ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जी, वो आती है हमारी जब हमारी पिंक बर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। हमारा बागवान भाई वहाँ पर गलती कर जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जी आज की जो फार्मिंग है ना जी, वो लाला जी पे डिपेंडेंट है जी। जो लाला जी हमारे को देंगे वही चीज़ हम डालेंगे। अच्छा, मतलब जो दुकानदार ने आपको दे दिया वो हो गया। मेरा बड़ा विरोधाभास रहता है जी इस चीज़ में। जी। हमारे को लाला जी की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे को प्रोवाइडर है, हमारे को कंपनीज की भी ज़रूरत है, मगर लाला जी हमारे को ना बेचे मगर हम लाला जी से खरीदे। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपके बगीचे में क्या जिस चल रहा है। दिन हम इतने जागरूक हो गए कि हम लाला जी से खरीदने लगेंगे, वो हमारे को ना बेच पाए, उस दिन आपकी फार्मिंग में रेवोल्यूशनरी चेंज आने की पूरी संभावना है। अच्छा, क्या बात है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पांचटा जी, क्या बागवान को फिर हम ये कहें कि आपको बागवानी की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। और मैंने अभी अपनी एनजीओ के माध्यम से सरकार तक एक प्रस्ताव भेजा है, अभी बरबरी है, अभी ऑन रिटर्न भेजा जाएगा, शायद इस माध्यम से और जल्दी पहुंचे, कि हम ये मानते हैं। आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सुनी जी, जेपी यूनिवर्सिटी सुनी, आपके अलग अलग फील्ड को प्रमोट करने के लिए, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि एक ऐसी प्राइवेट स्कूल्स या एक ऐसी इंस्टीट्यूट हमारे पास हर तहसील में लेवल पे तो हो ही, जहां आपके जो मजदूर तबका उसको ट्रेनिंग दी जाए, बागवानी की ट्रेनिंग जाए, उसको प्रोनिंग ट्रेनिंग सिखाई जाए, उसको कलम करना सिखाई जाए। क्योंकि जिस दिन स्किल्ड हमारी लेबर होगी, लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है जी, क्योंकि हमारे जो परिवार है बहुत छोटे हैं, कुछ शहरों में रहते हैं और लेबर पे डिपेंडेंट है। जब आपकी लेबर ही स्किल्ड नहीं है तो आपकी फार्मिंग में तो प्रॉब्लम आएगी जी। तो हम ये चाहते थे कि भाई सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, जैसे पब्लिक स्कूल खोले, क्यों। तो मुझे सरकार से क्वेश्चन है इसका बेनिफिट क्या होगा। तो आप जो मेरा जवाब था सरकार के प्रति वो ये था कि मैं एक मजदूर हूँ जी, मेरी प्रोनिंग करने की तनख्वाह दिहाड़ी है जी 600 रुपये, मगर मान लो एक डिम्पल पांचटा एक स्कूल खोलता है, एक सर्टिफिकेट साथ में लेता है और नीचे मेरे साइन है, और मैं जिसका बगीचा है वहाँ जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो मजदूर मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके किसी के बगीचे में जाएगा तो उसकी दिहाड़ी ऑटोमेटिकली 1500 रुपये हो जाएगी। क्योंकि उसको ज्यादा मिलेगी ना जी, क्योंकि ट्रेंड प्रूनर है। ये तो है, ट्रेंड पर्सन है ना जी। आपको पता है कि हर फील्ड में जो एक्सपर्ट है या जो उस फील्ड का जिसने पढ़ाई की है उसको हमेशा ज्यादा सैलरी दी जाती है। बिल्कुल। तो सबकी इक्वल तो नहीं होती जी। तो मतलब डिम्पल पांचटा जी ये कहना चाहते हैं कि अगर बागवानी सिर्फ बागवानी न रहकर जो हमारे लेबरर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग करके उनकी भी एक सैलरी बेस जो है उस तरह की इनकम उनकी भी, बिल्कुल उनकी भी आएगा ना जी चेंज जी। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जी। मेरे जितने प्रूनर को मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग दी है, ऑटोमेटिकली 200-300 रुपए का उछाल तो उनकी दिहाड़ी में ऑटोमेटिकली आ गया और उनकी डिमांड बढ़ने लगी कि डिम्पल पांचटे से उसने ट्रेनिंग ली है। आज उत्तराखंड अभी मैं आया आगे से, परसों में हमारे जो पीछे बागवानी मंत्री थे प्रीतम जी उत्तराखंड के, तो उनके गांव में मैंने एक कैंप लगाया था। अच्छा। तो जो यही हमारे बॉर्डर पे लगते हैं उत्तराखंड के कुछ लड़के मेरे प्रूनिंग में आते हैं, तो आज वो वहाँ प्रूनिंग कर रहे हैं और उनकी दिहाड़ी में ऑटोमेटिकली 300-400 रुपए का उछाल देखने को मिल गया। तो मतलब उनको भी एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। एक गरीब आदमी जिसको इनकम का सोर्स या जिसकी वो नहीं थी, उससे उसकी इनकम भी डबल हो गई है। अच्छा। तो उसमें बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है जी। और बागवान देने को तैयार है बशर्ते वो स्किल्ड हो। तो ये मतलब बिना सरकार की, आपको पता कि बिना सरकार की, बिना विभाग की इसमें इन्वॉल्वमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ही क्यों करें, हम क्यों ना ऐसे लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट करके, जो स्किल डेवलपमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चलाया, उसके अंडर इसको क्यों ना इसको प्रमोट किया जाए। डिम्पल पांचटा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि एक अब आपके बागीचे के लिए डिम्पल पांचटा किसको सबसे बढ़िया प्रूनर मानते हैं? किसको इंदा से सबसे बढ़िया प्रूनर कौन होगा आपके हिसाब से? किस चीज़ की नॉलेज उसको ज़्यादा हो? मेरी नज़र में प्रूनर वो है जो मुझे ये चीज़ बता पाए कि ये मैंने टहनी कट की जी, क्यों काटी, अगली बार क्या इसमें होगा, वो क्या होगा यार, उसको इस चीज़ का ज्ञान हो कि कौन सा फ्रूटिंग बर्ड है,
हाँ। कौन सा लीफ बर्ड है इस साल, और कैसे हम एक कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं, क्योंकि एक देखा होगा आपने, एक साल सेब ज्यादा हो जाते हैं, दूसरी साल स्लाइटली डाउन आ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा हमारे साथ नहीं होता, अच्छा। क्योंकि हमारा थोड़ा जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफर है लोगों से। हमें इसी साल ज्ञान होता है कि भाई किस बर्ड में, जैसे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, जी। जो ये वाला फ्रूटिंग बर्ड है ये इस साल का फ्रूटिंग बर्ड है, अच्छा। मगर ये नेक्स्ट ईयर के फ्रूटिंग बर्ड है जी। तो हमें ये देखना है कि हमने इस साल यहाँ सेब लेना है, उस साल वहाँ लेना है। पर आपका जो प्रूनर उसको अगर नॉलेज नहीं है तो वो सफाई कर वो देगा, कहीं से भी काट देगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमें बहुत सारी चीज़ है कि हमारे जो मजदूर प्रूनर है वो बेहतर वो है जिसको ये पता हो कि कौन सी ब्रांच लाइट को रोक रही है, जिसको हटाने से या काटने का तरीका क्या होगा। मैक्सिमम क्या कर देगा, कोई अगर काटेगा, आप देखेंगे आप यहाँ स्टब्स टाइप में कुछ रखा है, जी। ये जी। उदाहरण के लिए अगर ट्रेडिशनली कटर की बात करते तो वो यहाँ से इसको काट देता पहली साल में। जी। हमने क्या किया, हमने एक पीस रखा जिसको स्टब बोला जाता है। जी। स्टब रख के क्या हुआ, एक यहाँ बना, 2 3 4 5 6 7 फ्रूटिंग बर्ड हमारे पास बनने जा रहे जी। हैं। अगर हम इसको काट देते तो एक भी नहीं बनना। अच्छा। और दूसरा क्या था, ये घाव नहीं होते। जब आप किसी भी टहने को इस तरीके से काटते हैं, इससे जो अंदर की कैमियम लेयर है जिसमें सैप फ्लो चलता है वो डैमेज होती है और यहाँ से सैप लीकेज करता है, और जिसे कैंकर बोला जाता है। वो बेसिकली कैंकर कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा सनबर्न से कैंकर होता है, मगर जो ज्यादातर हमारे बगीचों में पाया गया वो कैंची के द्वारा गलत तरीके से की गई काट छांट से कैंकर पैदा हो रहा है। जी। तो एक अच्छा प्रूनर वो है जिसको हर छोटी छोटी बात का ज्ञान हो, कैसे पौधा कंट्रोल करना है, कैसे नया बर्ड डेवलप करना है, कैसे वेजिटेशन को कंट्रोल करना है, स्टॉप कट क्या है, रिंग कट क्या है, बर्ड प्रूनिंग क्या है। आज तक ब्रांच प्रूनिंग सबने सुनी होगी कि हमने एक टहने को प्रून कर दिया, कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं होगा कि बर्ड प्रूनिंग क्या होती है। थोड़ा सा बताएं पांचटा जी। अगर मैं बता पाऊंगा जी। ये हमारी ब्रांच है जी, और ये हमारा बड है जी। अब अमूमन क्या करेंगे, ब्रांच की प्रूनिंग तो प्रूनर कर देगा मगर इस बड की नहीं करेगा। अगर आप इसमें देख पाएंगे, यहाँ तक ये पहली साल में होगा, आप यहाँ रिंग दिख रहे जी, यहाँ ये दूसरी साल में गया, बिल्कुल, फिर यहाँ फ्रूट लगा जी, फिर यहाँ तीसरी साल में गया जी, चौथी साल में गया, ये पांचवी साल इसकी। तो जो और इसकी डिस्टेंस बहुत दूर है, क्योंकि जो मेन सप्लाई है सेब की वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ पहुँचते उसको बहुत बड़ा सफर तय करना पड़ रहा है जी जी। तो अगर आज मैं प्रूनर हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट या तो यहाँ से काटूंगा जी, क्यों, क्योंकि यहाँ नए बर्ड तैयार हो गया और ये छोटा भी हो गया, और जो फ्रूट के लिए भोजन आएगा वो तुरंत मिलेगा। जो फ्रूट साइज डिपेंड करता है वो इसी चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब मेन कहना ये कि जितना आप मेन टहनी के नजदीक जाओगे जी जी जी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझा लूँ कि ये 4 इंच की पाइप है पानी की, हाँ जी, ये 1 इंच की है जी, ये आधा इंच की है, और ये ड्रिपर है आगे जी। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वो आपका 4 इंच में होगा। यहाँ तो ड्रिप की रूप में पहुंच रहा है। तो जितना ज्यादा आप इसके मेन स्टैम्प के नजदीक रहेंगे, इसके या इसके जी, उतना आपका फ्रूट क्वालिटी में सुधार होगा। क्या बात है, मतलब जितना आप इसके करीब जाओगे, जितना आप पानी के फ्लो के नजदीक जाओगे, उतना आपको प्रेशर ज्यादा मिलेगा और वो डायरेक्ट फ्रूट को मिलेगा। जिस क्वालिटी की जरूरत हमें आजकल आपने देखा होगा, एक बड़ा विरोधाभास चल रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पर, जो सेबों पे अभी तक सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, मगर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी अपना पक्ष रखे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं फार्मर या इकोनॉमिस्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि अब मैं इससे हट के अगर बात करूं, बदलाव आना जरूरी है, लाना पड़ेगा। सरकार क्या करती है, मगर हमें आज एक बागवान के नाते तैयार रहना होगा कि हम कैसे एक अच्छी गुणवत्ता का फ्रूट पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को प्रूनिंग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रूट स्टॉक की जरूरत है, या हम सीडलिंग पे भी कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर ने सीडलिंग पे भी बहुत अच्छा काम किया है। वो डिपेंड करेगा हमारी फ्रूट क्वालिटी पे। अगर इंटरनेशनल मार्केट को कम्पिटिट करना है या उनके मुकाबला करने के काबिल बनना है, तो हमें ये सुधार करने की बहुत आवश्यकता है और करना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है पांचटा जी। ये जो आपने जितने भी बातें आपने कही है, कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था आपने हमें उससे कहीं ज़्यादा दे दिया। तो ये सच्चाई है, जो हम सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा हमारे व्यूवर्स को मिल गया। तो ये तो कटिंग और प्रूनिंग की बात रही। कैंकर जिसकी आपने बात की है अभी, आपने कहा कि गलत कट लगाने की वजह से या सनबर्न की वजह से कैंकर की समस्या ज़्यादा रहती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चलिए उसी बीमारी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए।
सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बड़े पौधे हमारे पास है उसमें तो सिर्फ सुधार हो सकता है। हमें जो डायरेक्ट सन जहाँ पर किसी स्किन पे पड़ती है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है जी किसी तरीके से, उसमें धूप को डायरेक्ट सन से बचाना जी। है। उसके लिए हमें क्या होगा, अगर आप देख पाएंगे ना यहाँ पे थोड़ी सी स्किन लाल हो गई है, जी जी शायद यहाँ से सूरज डायरेक्ट यहाँ यहाँ पहुँच रहा पड़ता है। है, जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच को हमने सुतड़ी के माध्यम से यहाँ पर कर देंगे, ताकि ये इसकी धूप को रोके। अब ये इसने रोक दिया, जी जिससे ये सन प्रोटेक्ट हो गया। जी इससे अब सन बर्न की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक सॉल्व हो हो जाएगी जाएगी। और अगले साल ये पौधा यहाँ पर शेप ले लेगा, ये जी। टेना जी सॉरी। जी 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 बिल्कुल, आप बाहर जो पौधा है ये खुल जाएगा। और आज हमने ये देखना है कि जो हमारा कैंची चलाने का तरीका जो ट्रेडिशनली था वो चेंज करना पड़ेगा और हमें नए तरीके से इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जी। तीसरा जो बात आती है कि कैंकर आ चुका है, उसमें आपको जैसे हमारे नीला तोता और जो चूने की स्प्रे की जाती है वो कैंकर की रोकथाम के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। या ब्लाइटॉक्स भी की स्प्रे करते हैं, कोसाइड की स्प्रे करते हैं, या कई लोग कास्टिक सोडा भी करते हैं, तो वो कैंकर को बर्न कर देता है। फंगल सारा फंगल डिजीज से लिंक्ड होता है ये। हमें अपनी प्रूनिंग ट्रेनिंग जब आप सुधारेंगे तो उससे आपकी कैंकर की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मगर जो नए प्लांटेशन, आज ज़्यादातर नए प्लांटेशन में बागवान चला गया है, तो हमें ट्रेनिंग इस तरीके से करनी है कि डायरेक्ट सन की वजह से आपकी स्किन ना जले। अच्छा, अगर आप देख पाएंगे इस बगीचे में आपको कैंकर नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए नहीं दिखेगा कि इसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार तरह से हमने किया हुआ है और इसमें कभी भी नहीं आएगा, चाहे जितनी मर्जी धूप है। तो जब मेरे प्रूनिंग कैंप होते हैं तो हम वहाँ बागवानों को ये भी ज्ञान देते हैं कि जब आप सनी फेस में है, सनी साइड में है, जहाँ आपकी धूप ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ किस तरीके से आप अपना बगीचा लगाएंगे और कैसे उसको आप जलने से रोकेंगे। कैंकर फिलहाल ऐसे ख़त्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो दे दिया है आपको, मैं एक उसके रूप में बता ही दूँ। जी जी बिल्कुल बताइए सर। जो ये लक्कड़ सड़ने लग गया अंदर, ये कैंकर है। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन आप दे रहे हैं। ये कैंकर है, ये गलत तरीके से जो कट पड़ा होगा उसकी वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर अगर आप इसको डैमेज कर, ये तो डैमेज नहीं है जी। अगर आप ट्रेडिशनली ऑर्चर्ड की बात करें, वो बड़े गलत तरीके से कटे हुए होते हैं, उसमें अंदर सारा डेड वुड पैदा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर अंदर डेड वुड पैदा हुआ होगा, मतलब है सूखा हुआ लक्कड़ एक तरह से सिंपल भाषा में, तो जो पीछे से जो पानी का फ्लो है वो उसको रोकेगा, मतलब और सच्चाई उसको ये रिवर्स कि डालेगा। नसें जो है आपने ब्लॉक कर दी तो ब्लॉक हार्ट कर दी। अटैक के चांसेस बिल्कुल, ये ऐसे गैंगरिंग की तरह काम करता है। जो ये कैंची मैंने चलाई है लाइक गैंगरिंग है, और इसको काटने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। जी नेक का ध्यान होना चाहिए प्रूनिंग में। जी एक नेक हमारी होती है ग्राफ्टिंग यूनियन, जहाँ कलम की जाती है बिल्कुल पौधे की। जी। दूसरी आपने देखा होगा जो ये रिंग है पड़ी हुई है, खाड़ी है, ये इस पौधे की और इस ब्रांच की नेक है। जी पौधे की नेक नीचे, ब्रांच की नेक यहाँ। उसके बाद ये बड है, ये बड की नेक है। जी जब भी अगर हमने इसको रिमूव करना है ना जी, तो अमूमन क्या होता है, यहाँ आरी चलाई जाती है, जी जी जबकि ये इस नेक के यहाँ से कटेगा। बिल्कुल, मतलब गर्दन से बाहर बाहर। आपको कट। जी 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 जी। और वही सेम चीज यहाँ है। अभी मैंने यहाँ से काटा, ये मैंने गर्दन काट दी, मगर अगर मैं सेम इसमें इसको काटता हूँ या इसको काटता हूँ, जिसको भी काटता हूँ, चलो इसी को काट देता हूँ, तो मैं इस नेक के बाहर से आपको कट लगाना है। जी जी जी। तो इससे अब नेक डैमेज नहीं। अगर आप इस तरीके की प्रूनिंग करते हैं तो आपकी कैंकर की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बादशाह जी, ये जो आपने हमारे व्यूवर्स को बताया, और कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है, लेकिन आपने दी है, उसके लिए हम आपके आभारी। अगला सवाल ये है कि जो आपकी मिडल की जो बेल्ट है, हमारे जो पड़ोसी बागवान है उनका ये सवाल है, वहाँ स्केल की जो है समस्या बहुत है। वैसे तो कहते हैं कास्टिक सोडा डाल रहे हैं कई वर्षों से, कितना इससे फ़ायदा होगा या कोई और अल्टरनेट उनको ढूंढना पड़ेगा? बिल्कुल, तभी ये जो आज एक माहौल बन गया है, ये हमारी लेक ऑफ नॉलेज है जी। आज मुझे कोई वो नहीं होगा बोलते हुए कि आज खुशी की बात यह है कि लोग हमारे जैसे बागवानों से आज उम्मीद लगाए बैठे, जबकि एक जो बड़ी टीम थी, जो एक यूनिवर्सिटी थी, जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, तो आज मुझे बड़ा दुख होता है ना जी कि वो शायद कहीं ऑफिस में उन कागजों में ही उलझ के रह गए हैं। बिल्कुल, वो फील्ड पे नहीं है। और जो अगर हम बात करें कि स्केल कैसे कंट्रोल की जाती है, तो उसके लिए आपको एक रेगुलर प्रोग्राम को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सबसे पहली तैयारी आपने करनी है इसकी नवंबर और दिसंबर में।
स्केल के लिए। स्केल के लिए दिसंबर में जब आप टीएसओ करते हैं जी, उसके साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड ऐड करके उसकी स्प्रे की जाती है जी। दिसंबर में, और हाईली डोज पे डाली जाती है। एक प्रॉब्लम यहाँ और आ रही है सर जी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपना एक टीएसओ बनाते थे। अच्छा। अगली साल मैंने और हमारे मित्र है डीएफओ साहब है जगबीर सिंह दुल्टा जी, हमने एक डिसीजन लिया कि अगली साल अगली साल जी। हम कम खर्चे में जो हमारे बुजुर्ग टीएसओ बनाते थे अपने घर में, उसको हम बनाएंगे और उससे स्प्रे करेंगे। अच्छा। क्योंकि पुराने जमाने में क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव था जी, स्केल के लिए, तो एक कम कीमत पे फार्मर अपने बगीचों में अपने घर में खुद अपने लिए टीएसओ के तैयार कर सकता है और कम दाम पर। वो टीएसओ बनाने के लिए आपको कोई दवाइयों की जरूरत? बिल्कुल, हमारे को डीजल की जरूरत होती है, सनलाइट साबुन आता था एक पहले, उसकी जरूरत है, एक दो चीज की, और उसके पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जब आप बनाएंगे कैसे उबाला जाता है, वो कैसे तैयार किया जाता है, उसको तैयार करके हम स्प्रे करेंगे। एक तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, और जो वो नहीं कर पाएंगे, जो टीएसओ की बात मैंने की, लगभग 7 से 8 लीटर तक भी आप दिसंबर मंथ में टीएसओ डाल सकते हैं। उससे आगे आपके फ्लावर पे भी फर्क पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म फ्लावरिंग आएगी, एक साथ पूरा बगीचा फूलने की ज्यादा संभावना है। उसके बाद एक और मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि क्या ये जो आपका दिसंबर माह में टीएसओ करने की आपने बात कही है, ये कोई एलिवेशन का इसमें फर्क है? बिल्कुल नहीं है जी। नवंबर और दिसंबर के मंथ में आप टीएसओ कर सकते हो, वैसे दिसंबर बेस्ट रहेगा इसके लिए जी। तो जब आप दिसंबर में टीएसओ की स्प्रे करेंगे, उसके बाद जी एक और चीज आती है जो बहुत ही कारगर है, वो आता है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर। लाइम सल्फर जी। तो बागवान भाइयों को मैं भी ये बताना चाहूंगा, आप लाइम सल्फर के भी 2 तरीके, इस वक्त वो लगभग 150 रुपये लीटर आपको मार्केट में मिल रहा है जी। अगली बार हम इसको बनाएंगे खुद और फार्मर से बनवाने भेजेंगे, और इसकी कीमत लगभग 65 से 70 रुपये आपको कॉस्ट करेगी पर ड्रम। मतलब जो 150, 160-70 रुपए अभी बाजार में है, वो आपको 50% हो जाएगा। हाँ, काफी कम हो जाएगा क्योंकि उसमें मिडल मैन खत्म हो गए जी। तो ये बहुत अच्छी चीजें है जी। और कास्टिक सोडा भी कारगर है। उसके साथ साथ एक चीज याद रखना कि ज्यादा स्केल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो टूल्स है, इससे ज्यादा बीमारियां फैलती है, चाहे वो वायरसेस है, चाहे वो आपके दूसरी चीज है। जब भी आप अपने बागीचे में जो भी आप औजार इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैंची है, चाहे वो आरी है, चाहे वो कस्सी है, एक सैनिटाइजेशन का ध्यान। मेरे ऑर्चर्ड में पहले एक पौधा प्रून होगा, फिर आपकी कैंची सैनिटाइज होगी। सैनिटाइज हम करते हैं H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, उसकी हम स्प्रे कर देते हैं इसमें, जिससे जो बैक्टीरियल या फंगल है ना, वो सारा खत्म हो जाता है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जाता। हाँ, वायरसेस आज जो दुनिया में झगड़े चले हैं या दुनिया जिस पे सर्च करे, वो है वायरस। आपने जिनेवा रूस्टॉक सुना होगा, एमला सुना होगा, एक पुराना सुना होगा। तो जो जिनेवा है वो वायरस फ्री आता है। अच्छा। एमला भी वायरस फ्री था। तो जो वायरसेस है वो बहुत डेंजरस है। वायरसेस का तो आपको पता है, कोरोना ने सबको पता लग गया कि वायरस कितने खतरनाक है, हाँ। जो दिख ही नहीं रहे, जिसका कोई इलाज नहीं। सेम इसी तरीके से हमारी पौधों के भी वायरसेस है जो हमारे टूल से फ्लो करते हैं। अच्छा। तो जो स्केल वगैरह है वो टूल के माध्यम से भी जा सकती है, और उनके मदर के जो अंडे देती है, तो आपको उसका सर्कल समझना पड़ेगा। और दूसरी एक्टिवेशन कब आएगी? जैसे ही आपकी सैब मूवमेंट चालू होगी, सैब मतलब जैसे स्प्राउटिंग शुरू होगी, अच्छा। वैसे ही जो पोर्स होते हैं आप देख पाएंगे, यहाँ भी स्केल है, ये स्केल है जी। अगर मैं इसको आपको दिखा पाऊंगा, ये देखिए, ये स्केल है, ये स्किन में होती है आपकी अंदर। होते क्या, जो इसके पोर्स होते हैं जहां से ये सांस लेती है, अच्छा, ये अपने पोर्स को बंद कर देती है ज्यादातर जनवरी फरवरी के महीने में जी। जैसे ही सैब एक्टिवेशन शुरू होगी, ये अपने छिद्र को खोल देगी और वहां से सक करना शुरू करेगी। तो जो टीएसओ होता है वो क्या करता है, आपके इसके ऊपर लेयर बना देगा, अच्छा। दम घोट के, और जो इंसेक्टिसाइड आप उसमें ऐड करते हैं वो अंदर जाके गैस पैदा करेगा, जिससे वो दम घुट के मरेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कि अगर आप टीएसओ इसके ऊपर लगाते हैं तो ये बंद जब हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा। हाँ, सांस नहीं ले पाएगा और दम घोट के मरेगा। और अंदर जो आपने दवाई डाली है उससे क्या होगा कि ये सफोकेशन से मर जाएगा, सफोकेट करके। मगर एक शर्त ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपर एक स्प्रे फिल्म चलानी है इस पे, मतलब कहीं से सूखा ना रहे, पूरा गिल्ला करना है टीएसओ से, और ये सैब एक्टिवेशन के टाइम में आपको करना पड़ेगा।
अभी लगभग कौन से महीने में वो होगा? मुझे लगता है कि आने वाले 15 लो हाइट में तो शायद 15 एक दिन में शुरू हो जाएगा। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके शेडी पोर्शन है जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है वहाँ थोड़ी जल्दी आ जाता है वो जो सनी साइड है वो लेट आएगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का फ्लावर लेट आएगा क्योंकि यहाँ धूप ज्यादा है। सनी एरिया में हमेशा लेट धूप होती है। अगर मॉइस्चर हाई है तब अर्ली होगा। अब ये तो मुझे आपने डिम्पल पांचटा जी कंफ्यूज कर दिया। मैं अब ये अगला सवाल ये पूछने वाला हूँ कि लोग तो हम जो अपने आस पड़ोस के बागवानों से अगर हम जाने तो मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो सनी साइड है वहाँ पर आप स्प्रे जो है वो पहले करो और हाइट में लेट करो, ये तरीका नहीं। आप समझो जी, इसके लिए एक चीज है कि अगर आपका मॉइस्चर सही है, मॉइस्चर तो चाहिए ना जी। यहाँ क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा है जी। हम मॉइस्चर दे पाएंगे तो शायद जल्दी आ जाएगा जी। होता क्या जी, ड्राइनेस की वजह से लेट आता है फ्लावर। मतलब जो आपका बड है वो लेट जो, तभी मैंने सर आपको पहले भी बताई थी एक तुक्का फार्मिंग जी। हमारा पड़ोसी जी, दिक्कत वहां से शुरू होती है जी। हर बगीचे की अलग स्थिति है जी, हर बागवान की अलग प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही है। हम मान लो ये मेरे नीचे कोई पड़ोसी है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मान लो वो बहुत एक्सपर्ट है, समझदार है, वो जो स्प्रे कर रहा है वो एक प्रॉपर जांच के कर रहा है। उसको मिट्टी की जांच पता है, उसको उसने लीफ एनालिसिस किया है, वो उस तरीके से हम उसको देख के अपनाते हैं। जबकि आपके बगीचे को चाहिए कुछ और है। तो तभी मेरा पहला हमेशा मैं फार्मर को बोलता हूँ कि आप दिसंबर जनवरी के महीने में अपनी मिट्टी की जांच कर दे। उसके बाद आप 15 जुलाई से पहले 1 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास अपने पत्तों की जांच जरूर करें। उसमें क्या होगा, मैक्सिमम ये पाया गया कि पत्तों की जांच इसलिए जरूरी होती है कि जो नीचे का न्यूट्रिशन है कई बार वो अपटेक नहीं कर पाता ऊपर। तो जब वो ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है, वो पता आपको कैसे लगेगा? वो तब पता लगेगा जब आप अपने पत्तों की जांच करवाएंगे। मान लो आपने सॉइल की जांच की, नीचे पीएच एसिडिक या अल्कलाइन फॉर्म मिला, तो पौधा भोजन लेगा ही नहीं, आप चाहे जो मर्जी डाल दो। जिस दिन आपने पीएच स्टेबल कर दिया लगभग 6.5 से 7 के आसपास, उस दिन जो भी चीज आप डालेंगे वो प्रॉपर वे में ऊपर चलेगी, जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें जांच का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी जांच और लीफ एनालिसिस, पत्तों की जांच। पांचटा जी, हमने बड़े सारे सवाल हमारे जहन में, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर भी आप जो है अपना जो एक बार विजन जो है हमारा न्यूट्रिशन वाली भी थोड़ी सी जान। मैं थोड़ा सा बरबरी आपको बताना है क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत है और टाइम बहुत लग जाएगा उसमें जी। तो जो मेन है जी, जो हमारे साइंटिस्टों ने अभी तक प्रूव किया, कोई साइंटिस्ट ने बोला 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए हमें, कोई किसी ने 18 बोला, किसी ने 23 बोला। अमूमन जो ज्यादातर हमारे को चाहिए होते हैं वो 16 से 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत है। कुछ तो हमारे को क्लाइमेट से मिल जाते हैं, कुछ हमारे को खुद देने पड़ते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है भागों में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी में आता है वो उसमें हमारा NPK आता है और जो द्वितीयक श्रेणी में आता है कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज, ये सारे तरह के पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है। आज क्या हो चुका है, जब स्टार्टिंग ईयर में थे, जब बगीचे लगने शुरू हुए थे, हमारे रिच सॉइल थी, हमारे जमीन में प्रॉपर न्यूट्रिशन था, सारा अवेलेबल था। हमने जैसे आपने देखा होगा बुजुर्गों के पौधे वो बड़े बड़े होते थे, 100 तक पेटी निकाल देते थे एक प्लांट से। आज की क्या स्थिति आ गई? आज हमारी मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो हुआ क्या, लगभग 105 साल के दौर में हम NPK पर ही डिपेंडेंट रहे। फार्मर को ये पता नहीं है कि कैल्शियम भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? हमने कभी प्रोवाइड नहीं किया। जब आप न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे जाएंगे तो बेसिकली आपको जो सबसे पहला ध्यान रखना है, जहाँ से मेहनत शुरू होती है वो होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सेब तोड़ने के बाद अगले फसल की तैयारियाँ। बिल्कुल। उस न्यूट्रिशन में क्या होगा, आपने देखा होगा सेब लगा, सेब ने सारे न्यूट्रिशन लिए, आपने सेब प्लग कर दिया, तो जो न्यूट्रिशन लिए वो चले गए सेब के साथ किसी के बॉडी के लिए, मगर पौधा उसके बाद क्या हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो हमें तुरंत उसको न्यूट्रिशन देने की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि घर में जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चा दे देती है तो उसके बाद हम उसकी बहुत सेवा करते हैं, बिल्कुल केयर करते हैं, क्योंकि जो उसने एनर्जी कंज्यूम की उसको रिफिल करने के लिए। ये भी तो एक माँ है जी। कभी हमने सोचा इसने तो हजारों बच्चे दिए हमारे को, तो जब हमने बच्चे ले लिए
उसके बाद हमारा फर्ज है कि इसको हम दोबारा से उसी प्रोग्राम को बोला जाता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जी। सेब तोड़ने के बाद गत वर्ष की तैयारियां। जी। उस न्यूट्रिशन में आपको जो फर्टिलाइजर के रूप में डालने, जैसे आज आपका सीजन फारिग हुआ, इमीडिएट कल या परसों आपको सॉइल में ऐसी खाद डालनी है, फर्टिलाइजर डालने हैं जिसमें नाइट्रोजन, सुपर, पोटाश तीनों हो। साथ ही साथ माइक्रो के साथ मैक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो तो यही हो गए, फिर माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो भी है वो भी आपको देने पड़ेंगे जी। जितने भी ज़्यादा पॉसिबल है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप किसी भी माध्यम से। उसके बाद जरूरत पड़ती है फॉलियर स्प्रे की, न्यूट्रिशन देने की। वहाँ क्या होता है, जैसे आप यहाँ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ सेब लगा, हमने सेब प्लग किया जी। ये देखिए बिल्कुल, थोड़ा यहाँ सेब लगा जी। यहाँ बड बना जी। ये जून में बन जाता है ये बड। तो ये जो बड होता है, जब यहाँ से आप इसको तोड़ते हैं ना, यहाँ एक डंडी से घाव पड़ता है, डैमेज सा, लगभग ऐसा डैमेज होगा जी। होता क्या जी, जो फंगस है वहाँ इसको सक करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। तभी जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो ब्लाइटॉक्स कॉपर बेस्ड जो स्प्रे की रिकमेंडेशन नौणी विश्वविद्यालय के द्वारा भी दी जाती है, उसका प्रोग्राम यही है कि आप यहाँ पर फंगसाइड जो वो लेयर बनाएगा ताकि यहाँ फंगस एंटर ना करे, क्योंकि जो सेब तोड़ने के बाद जो भोजन बनाएगा वो यहाँ रिफिल होकर इसको अगली साल के लिए मिच्योर करेगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ हमारे को जिंक और बोरॉन, मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। नाइट्रोजन वो क्या करेगा, जो आप फॉलियर के माध्यम से देंगे वो अपने पास स्टोर कर देगा और अगली साल काम आएगा, मतलब आजकल ये काम आएगा। तो जो न्यूट्रिशन में है पोस्ट हार्वेस्ट में, आपको फॉलियर और सॉइल दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद सेम चीज जो आपका प्रोग्राम है न्यूट्रिशन, वो आपके मार्च के महीने में चला जाएगा। फूल आने से लगभग 15-20 दिन पहले आपको न्यूट्रिशन फिर से डालनी है। फूल आने से 15-20 दिन पहले। उसके पीछे एक रीजन है जी। अब प्राइमरी में आपको एनपीके की बात बताई। नाइट्रोजन फिलहाल 3 तरह का है, नाइट्रेट, अमोनिकल फॉर्म और यूरिया फॉर्म। पौधा यूरिया फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं लेता है, नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म। अगर आप हो सके तो आपको ऐसा नाइट्रोजन देना है जिसमें नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो, या एक फॉर्म में, मतलब सॉरी एक फॉर्म में अवेलेबल हो, दोनों में से। जी। तो वो ज्यादा लेगा। उसके बाद आपकी पोटाश की बात आई, तो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश हो गया आपकी एसओपी। 2 तरह की पोटाश अवेलेबल है हमारे पास। एमओपी घुलनशील नहीं होती, वो लेट घुलती है, इसीलिए उसको फरवरी के महीने में डाला जाता है, जो हमारे को डिपो के सरकारी माध्यम से मिलती है। जो एसओपी होती है वो आपको मार्च में जब आप डालेंगे वो घुलनशील होती है, जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपके पौधे को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है, सुपर जिसको बोला जाता है। सुपर एक ऐसी खाद है जो लीच नहीं होती, जो वॉश नहीं होती। अच्छा। नाइट्रोजन 20 दिन पहले डालने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जी वो 15 से लेकर 22-23 दिन तक ही चलती है। 15 दिन के बाद वो छोड़ना शुरू करेगी और 22 दिन के बाद वो लीच होके बह जाएगी। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम है नाइट्रोजन बहते। तभी आप ऐसे, आज हमारे पास ऐसे घास भी अवेलेबल है जी, जो बगीचों में लगा के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अच्छा। व्हाइट क्लो बोला जाता है, यहाँ है नहीं अवेलेबल, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता, उसको इस वक्त है नहीं, आगे आएगा घास के साथ। ऐसा घास भी है जो आपकी जो नाइट्रोजन है जो पौधा नहीं लेगा वो अपने पास स्टोर कर देगा, फिक्स कर देगा, क्योंकि जो वुड बनता है जी वो नाइट्रोजन से बनता है, लकड़। अच्छा। जो ये वेजिटेशन आती है ये भी नाइट्रोजन से आती है। तो आपको नाइट्रोजन का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो डोज होती है वो डिपेंड करेगी आपकी सॉइल टेस्ट। अगला मेरा सवाल आपसे ये कि स्प्रे करने का सबसे सही तरीका और सही वक्त क्या है? जो टाइमिंग होता है ना कि कोई सुबह कर रहा है, कोई दिन को कर रहा है, वो थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें। सबसे पहले स्प्रे करते हुए ना जी हमारा बागवान बड़ी गलती कर जाता है जी। जो हमारे पास एक मैक्सिमम ड्रम चलता है जो आपको परे भी दिख रहा है 200 लीटर का, मगर ये 200 लीटर का नहीं होता है जी। ये कोई 220 का होता है, कोई 230 का, कोई 240 लीटर का जी। हमारा बागवान क्या करता है, दवाई को मिला देता है, क्योंकि जो दवाई का डोज है जी वो बहुत ही आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे डोज रिकमेंडेड होते हैं वो 200 लीटर पानी के लिए। पहला काम बागवान क्या करेगा, अपने ड्रम में को मापेगा, 200 लीटर कहाँ आता है वहाँ एक मार्किंग करेगा, निशान लगाएगा, वहाँ तक पानी भरेगा, उसके बाद दवाई डालेगा। आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे शायद आपको तो समझ नहीं आएगा, श्रोताओं को आएगा, इंडोफिल हम डालते हैं, डाइथिन जिसको बोला जाता है, मेनकोजेब N45, उसकी रिकमेंडेड डोज होती है जी 600 ग्राम।
200 लीटर पानी में। हमारा बागवान क्या करता है, हमारा बागवान एक पैकेट जो आधा किलो का आता है उसको उसमें उडेल देता है, उसके बाद उसके साथ बेबिस्टीन या उसको सिंगल भी करता है। पहले पानी 20 लीटर ज़्यादा, उसके बाद 100 ग्राम दवाई कम, तो वो घोल नहीं बना। उसके बाद बागवान करता है कि भाई हमारी रिजल्ट नहीं आई। रिजल्ट कैसे आएगी? जो एक आप खुद हॉस्पिटल जाते हैं तो जब पर्ची कटती है हमारी, सबसे पहला क्या पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि जो आपको दवाई दी जाएगी वो उम्र के हिसाब से mg तब डिसाइड होगी आप किस उम्र अवस्था में। तो जो ये डिपेंडेंट करता है, स्प्रे करते हुए पानी का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए और दवाई की डोज पता होनी चाहिए, बिल्कुल कितना डोज, और तब जाके एक अच्छा घोल बनता है। उसके बाद एक चीज़ और आती है जी, दवाई मिलाने का तरीका। मान लो हमारे बागवान 3 तरह की दवाई मिक्स करते हैं। अभी तक क्या होता है, पैकेट फाड़ा और पानी में डाला। अब क्या हुआ, पानी में आपने दवाई मिला दी, पानी में दवाई मिला दी, जबकि होना क्या चाहिए था, दवाई में पानी मिलाना। याद होगा हमारे को बच्चों के लिए छोटी शीशियाँ देते हैं, पहले आप उसमें पानी डालते फिर शेक करते, उसके बाद लगाते। वो दवाई में पानी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 3 चीज़ें मिक्स कर रहे स्प्रे करते हुए, 3 बकेट लीजिए, 200 लीटर पानी में से बाहर निकालिए, पानी नहीं भरना उसमें, पहले खाली बाल्टी रखनी है, उसमें आपने दवाई, तीनों दवाइयाँ डाल देंगी। उसके बाद आपने पानी निकालना चाहे 5-5 लीटर, फिर आप उस बाल्टी में उसको डालेंगे, फिर दवाई में आपने पानी मिला दी। जब आप उसको घोलेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद आपने उसको ड्रम में डाला। पहले कम वॉल्यूम के पानी में दवाई मिलेगी, उसके बाद वो बड़े वॉल्यूम में जाएगी। तो जो परे जाएगी वो उसका भी एक तरीका जी। सबसे पहले जाएगा आपका फंगीसाइड। अच्छा, मैक्सिमम 3 तरीके की स्प्रे करते हैं हमारे, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और न्यूट्रिशन जी। तो जो सबसे पहले जाएगी वो जाएगी फंगीसाइड जी। जो सेकंड स्टेज में जाएगी वो जाएगी इंसेक्टिसाइड। जो न्यूट्रिशन जाएगी वो जाएगी आपकी 3rd स्टेज। अच्छा, क्या बात है। ये एक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तो हमको भी क्लियर नहीं था, जो आज क्लियर आपने करवाया है, और ये बागवानों के लिए बड़ा काम करेगा। सबसे सही वक्त सुबह या शाम के वक्त? वक्त पूरा दिन का सही है जी, बशर्ते आपका हाईली टेम्परेचर ना हो। अच्छा, मतलब धूप ज़्यादा नहीं, धूप ज़्यादा ना हो। अगर टेम्परेचर जो शेडी पोर्शन में है, जहाँ सन आवर्स बहुत कम है, वो पूरे दिन भर स्प्रे कर सकते हैं। अगला सवाल ये है पांचटा जी कि कुछ लोगों के ये भी सवाल हम तक पहुँचे हैं कि हमारे बगीचे में जो है पत्ते गिरने की समस्या ज़्यादा रहती है, ख़ासतौर पे वहाँ जहाँ नमी ज़्यादा है। बिल्कुल, आज अभी मेरी 2-4 दिन में लाइव और से आने वाली थी, उससे पहले चलो आज आपके माध्यम से एक मौका मिल गया जी। जो आज हमारे पास विभाग और सरकार सोई है, बागवान तो सोए है, साथ में सरकार और विभाग। क्यों जी? आपने देखा होगा लास्ट ईयर स्कैब आई थी जी, अफरा तफरी में बाद में क्या क्या हुआ आपको भी सबको पता है जी। जो उसको रोकथाम का जो समय था वो सर्दी का था जी। ना कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, ना आपके विश्वविद्यालय की तरफ से, ना विभाग की वजह से। अगर आपने स्कैब फंगल डिजीज है, सारा फंगस है जी। अगर स्कैब इस साल वाइल्डली आ गई, फिर क्या करेगा हमारा बागवान? लास्ट ईयर कितनी क्रॉप डैमेज हुई थी हमारी, तो उसका जो प्रोग्राम था वो आज का था। अभी मैं आपको बताता हूँ ये स्कैब और फंगस को आप कैसे रोकथाम करेंगे। जो बीमारियां है, फंगस वो यहाँ नहीं रहता पेड़ों में, वो कहाँ रहता है? जड़ों में। जड़ों में नहीं जी, इसमें जो ये पत्ते हैं आपके, अच्छा, इसमें सारी बीमारियां, अल्टरनेरिया और मार्सोरिना इसमें है, स्कैब के पोर्स इसमें है, इस पत्तों में जो भी नीचे की घास है जी, चाहे ये है चाहे ये पत्ते जी, वो अभी डेड अवस्था में, जैसे ही ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी इसको, वो एक्टिवेट होने लगे जाएंगे जी। तो सबसे जरूरी क्या है, इसको आपको खत्म करना है। इसको खत्म करने का जो सबसे नायाब तरीका है वो होता है यूरिया। अच्छा। आप 200 लीटर पानी में 20 kg यूरिया मिक्स कर दीजिए, पावर स्प्रे मशीन स्टार्ट कीजिए और नीचे मिट्टी के सरफेस में आप उसको स्प्रे कर दीजिए। आजकल का जैसे सैब एक्टिव शुरू हो गया, जैसे फंगस डेवलप होनी शुरू होगी, आजकल आप शुरू कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जो आपके घास खरपतवार है ये भी खत्म हो जाएगा और जो पत्तों में जो बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। हाईली नाइट्रोजन क्या करता है, स्कैब को खत्म कर देता है। सबसे सस्ता और अच्छा तरीका ये जी। एक तो आप उन बागवान के लिए मेरा ये सवाल है कि आप उसको खत्म कर दीजिए जो आपकी फंगस दोबारा से रही। दूसरा, लाइट
मैंने पहले भी कहा था जी। प्रूनिंग किस तरीके से आपने की है। अगर आप सनलाइट प्रॉपर पहुंचा रहे तो आपकी बीमारियां नहीं लगेगी और बहुत कम लगेगी और कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। क्योंकि जो गिले पत्तों पे फंगस ज़्यादा फैलती है ड्राई के, क्योंकि वो सूखते ही नहीं है पत्ते पूरे दिन, उस वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन बनती रहती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा लाइट का। अगर आपका शेडी साइड है तो आपको प्रूनिंग इस तरीके से करनी है कि लाइट प्रॉपर मिट्टी तक पहुँचे। और दूसरा क्या हो गया जी, जो फंगस की प्रॉब्लम आपकी आ रही है वो आपके जो फंगिसाइड का जो शेड्यूल है वो कहीं गलत है आपका। अच्छा। गलती कर रहा है बागवान कहीं। चूना नीलत होता जो विंटर में स्प्रे करते हैं, आप क्या करें, जैसे स्प्रे करते हैं जब आप चल रहे हैं, जिनके ज़्यादा प्रॉब्लम है आप मिट्टी में भी करते जाइए। अच्छा। ऐसे भी गिरेगी वो, उसको पूरी सॉइल में हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए, बहुत कम लगता है वो। उससे क्या होगा, जो नीचे भी फंगस है वो भी खत्म हो जाएगी। या कई लोगों ने कास्टिक सोडे की स्प्रे की जी। अगर वो थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते हुए नीचे भी जाएंगे मिट्टी में तो वो नीचे वाले जो नीचे भी है वो भी खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आता है जी आपका शेड्यूल। जी। आपका जो जिनके पत्तों की ज़्यादा बीमारी आती है, पत्ते आने से, जैसे यहाँ स्प्राउटिंग शुरू होगी, पत्ते आने से का दिन और डेट आप अपने बगीचे की डायरी में नोट कर दीजिए। जब आपके बगीचे में पत्ते आनी शुरू हो जाए जी, तब से लेकर जी 65 से 70 दिन जी। सनी साइड में 70 दिन तक ले सकते हैं आप, शेडी साइड में आप 60 से 65 दिन लीजिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारियाँ नहीं आती है। अच्छा। जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपके अल्टरनेरिया, वो इतना डेंजरस नहीं होता। जो आप 65-70 दिन पे स्प्रे करेंगे वो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दो तरह की मिक्स करके स्प्रे करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। और कोशिश कीजिए कि आप स्प्रे में स्प्रेडर जरूर कीजिए जी। होता क्या जी, पूरी स्प्रे हो नहीं पाती, स्प्रेडर क्या करता है उसको फैला देता है जी, स्टिकर जिसको हम बोलते हैं जी। उसका ध्यान रखिए। और उसके बाद वो जो स्टेज आएगी आपकी 65 से 70, वो लगभग जी प्री मानसून के आसपास की आती है। अच्छा, मानसून से ठीक पहले, थोड़ा सा पहले, जैसे मानसून शुरू होता है, क्योंकि ह्यूमिड कंडीशन सबसे ज़्यादा वहाँ आती है जी। उसके बाद आपको हर दवाई के हिसाब से कितने दिन का पीरियड है किस दवाई का, 10 दिन का है, 12 दिन का, 15 दिन का, एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। ध्यान रखें कि आपकी स्प्रे धुले ना जी, बारिश मौसम क्लाइमेट देख के स्प्रे करे। हमारा बागवान क्या करता है, स्प्रे कर दी, 1 घंटे के बाद बारिश आ गई, चलो मेरी तो सूख गई थी, ऐसा नहीं होता जी। लगभग 1 दिन तो कम से कम मिलना चाहिए एक स्प्रे के लिए। और उन्हीं बागवानों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो गलत तरीके से स्प्रे करते हैं या अर्ली मॉर्निंग में स्प्रे कर देंगे जब पत्ता गीला होता है। आपने देखा होगा सुबह के टाइम में ओस होती है, तो जो आपने स्प्रे करी, जो वॉल्यूम आपने से डाला, ऊपर ऑलरेडी पानी था, वो वहाँ पर घट गया जी जी जी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जी जिसका आपको ध्यान रखना है। ये हम भी शायद अपने बगीचे में यही तरीका कि सुबह के वक्त जल्दी में उठकर स्प्रे कर दी, बशर्ते ड्राई वेदर हो। अगर पत्ते बिल्कुल सूखे हैं तब आप स्प्रे कर सकते हैं जी। तभी बोला जाता है कि शाम को ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, शाम के वक्त जो है हाँ, ड्राई होता है सारे दिन का पत्ता, और शाम को आप जो स्प्रे करते हैं वो उस पे उसको मॉइस्चर और ठंड मिलती है, ठंडक मिलती है सारी रात भर, जिससे वो ज्यादा काम करती है। पांचटा जी, अगला सवाल ये है कि अब हम तो लगे रहेंगे, 1-2 सवाल और पूछ लेते हैं। मुझे मालूम है समय भी बहुत हो गया और पांचटा जी ने इतना तो अपनी लाइव स्ट्रीम पे कभी वक्त नहीं दिया होगा जितना आज हमने ले लिया, और शायद अब हम ये चाहते हैं कि 1-2 सवाल और ले लें। पांचटा जी, अगला सवाल ये है कि कैल्शियम का कितना बड़ा योगदान और सही तरीका क्या? ये बात इतना मुझे भी पहले आइडिया नहीं था कैल्शियम के क्या इम्पोर्टेंस है कि कितनी है जी। तो जब फॉरेनर आए थे ना जी, सबसे पहले एक विन काउगिल करके आए थे जिन्होंने यहाँ डेमोस्ट्रेट किया था एक बार जी। एक अंग्रेज आए थे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से, तो हमने उनसे पूछा था कि बोलो कि जी आप लोग कितनी स्प्रे कैल्शियम की करते हैं? उन्होंने बताया कि हम 15 से 16 स्प्रे तक करते हैं। फिर उसके बाद एक टोरे करके आए थे नॉर्वे से, हमने पूछा कि कितनी स्प्रे करें, बोलो 20। अच्छा। उसके बाद जब हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने ये पाया, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया, NPK जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है उसके साथ जो सबसे अति आवश्यक है वो है कैल्शियम जी। मगर किस डोज में देना है? आज कैसे मार्केट खराब हो गया, मैंने आपको पहले लाला जी वाली बात बताई थी। होता क्या जी, एक 100 ग्राम का पैकेट आता है, लाला जी एक बागवान को देते कि जिसको डाल दो। जो कैल्शियम होता है आपने ध्यान रखना, पत्ते नहीं लेता है, डायरेक्ट फ्रूट लेता है। तो डालने का तरीका और लेने का तरीका, कैल्शियम अगर आप सिंगल डालते हैं वो काम नहीं करेगा।
जब उसके साथ बोरॉन डाला जाता है, कैल्शियम बहुत स्लो है, उसकी मूवमेंट बहुत ढीली है जी। तो जैसे ही आप उसको बोरॉन के साथ डालेंगे उसकी एक्टिवेशन ज़्यादा होगी जी। और जो उपलब्ध कराता है वो मैग्नीशियम कराता है। अच्छा हमें एक ऐसा कैल्शियम डालना है जिसमें बोरॉन भी हो और मैग्नीशियम भी हो। जी। जब आप इस कॉम्बिनेशन को डालेंगे तो 100% यूज आएगा। और डालना कैसा है, पेटल फॉल के तुरंत बाद कैल्शियम की स्प्रे शुरू करनी है और हर बागवान को हर स्प्रे में थोड़ा थोड़ा करके देना है। जैसे आप 30 ml से शुरू कर जी। दीजिए, पेटल फॉल पे 30-40 ml, फिर 50-60 ml, फिर 70-80 ml, फिर 100-150 ml, जी। बढ़ते क्रम में शुरू में आप ऑक्साइड या चिलेटेड फॉर्म इस्तेमाल जी। कीजिए। उसके बाद जो आप इस्तेमाल करेंगे वो करेगा आप क्लोराइड फॉर्म। सेब तोड़ने से 20-25 दिन पहले आप कैल्शियम क्लोराइड की ओर जाएंगे। क्या बात है। चलिए ये एक और सवाल ले लेते हैं, वो ये कि नीचे हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर मैटिंग सी हुई है और मैट बिछे हैं, मेरे ख्याल से इसको कहते हैं मल्चिंग, ऐसा कुछ ये तरीका है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बता दें। मैं आपके माध्यम से बागवानों को ये बताना चाहूँगा, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते जी तो आप गिल्ली सूखी जो भी घास है उससे आप मल्च कर दीजिए। कोई पेड़ पौधों के पत्ते हैं उससे आप इसमें मल्च कर दीजिए, दूसरे पत्तों से। तो उससे क्या हो जाएगा, एक मल्चिंग हो जाएगी जिसमें आपके खरपतवार कम उगेगा और नीचे मॉइस्चर रहेगा। उसके बाद आता जी सेकेंडरी, जो वो नहीं कर सकते वो करेंगे मल्च मैट का इस्तेमाल। मैट की एक चीज़ है जी कि जो तौलिया है, हमारे यहाँ बागवान मेहनत मानते हैं तौलिया करने को, जबकि जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बगीचे में 6-7 साल से तौलिया ही नहीं है, हम तौलिया करते ही नहीं है। होता क्या जी, जो सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा हो रही है आज वो तौलिया करने की वजह से हो रही है। अच्छा। होता क्या जी, हमारा लेबर तबका कस्सी लेके यहाँ हिट करता है, जैसे रूट हिट हुई या ये कॉलर हिट हुआ, वहाँ पर फंगस एंटर कर जाती है, एक लीकेज मिल जाती है जिससे आपकी बीमारियां लगती है। जो आपके वुलिया फीड होता है वो वहीं लगता है। और दूसरा क्या, जो बोरर की आज बड़ी प्रॉब्लम है, जो रूट रॉट की प्रॉब्लम है, वो तब सॉल्व होगी जब आप अपनी मिट्टी को टाइट रखेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत खोदना है तो जो पौधे का डाया है उसके बाहर आप उसको हल्का हल्का सा हल्की सी गुड़ाई करके मिक्स करेंगे जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं। अच्छा। तो जो खोदना है वो एक अच्छा तरीका नहीं है। और एटलीस्ट जो आपके पौधे का लगभग 2.5-3 फुट का एरिया है उसको तो एटलीस्ट ना खोदे जी, उसके बाहर खोदे। और पांचटा जी, अगला मेरा सवाल ये, जो ड्रिपिंग सिस्टम है इसके कितना बड़ा महत्वता है? जो HDP है, जो रूट स्टॉक है, उसके लिए तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है जी। जो न्यूट्रिशन दी जाती है वो आपको पानी के माध्यम से दी जाती है और वो 100% यूज़ होती है और एक तरीके से दी जाती है। और दूसरा, किसी भी पौधे को सर्वाइव के लिए नो प्लांटेशन विदाउट इरिगेशन, बिना पानी के कोई पौधा नहीं हो सकता। हाँ। हो सकता है तो मुझे बताइए जी। पानी की आवश्यकता सबको है, तो जितना ज़्यादा आप पानी देंगे उतना ज़्यादा भोजन बनाएगा पौधा, उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, उतना अच्छा क्वालिटी फ्रूट आएगा और ज़्यादा यूज़ आएगा। ड्राईनेस में क्या होता है, जो भी आप खाद डालते हैं अगर सूखे में आपने डाल दी वो यूज़लेस हो जाती है। और पांचटा जी, अगला सवाल ये है कि जो बागवान अपने बगीचे में अभी नए जो प्लांटेशन करना चाहते हैं उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे जो नई वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर है मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी और वैसे भी? आज एक जो पहला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। आज की स्थिति ये है कि 105 साल में हमारे बागवान को पौधा लगाना ही नहीं आता है। अच्छा। कैसे प्लांटेशन की जाती है वहीं गलती कर देता है बागवान। उसके बाद शुरू होती है रोटिंग की प्रॉब्लम, उसके बाद अदर डिजीज। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि आपने एक अच्छी गुणवत्ता का वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल खरीदना है जी। अच्छा पौधा गुणवत्ता के जी। सबसे पहला ध्यान पौधे में रखना है, जो आपकी ग्राफ्टिंग यूनियन है जहाँ कलम की जाती है पौधे में, वो लगभग 8 से 9 इंच ऊपर हो। अच्छा। लगभग यहाँ अगर जड़े है जी, इतना ऊपर कम से कम कलम होनी चाहिए। उसका एक बेनिफिट है जी। और नुकसान क्या है, हमारा नर्सरी मैन क्या करता है, बहुत डीप करता है कलम, क्योंकि पौधे में ग्रोथ ज़्यादा आती है। उससे क्या हो जाता है, जो कॉलर होता है वो दब जाता है और उसमें बाद में रॉटिंग आती है जिसको कॉलर रॉट बोला जाता है जी। अगर आप बहुत ऊपर कलम करेंगे 8-9 इंच तो धीरे धीरे वो नीचे को आएगा और वो हमेशा मिट्टी के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा जी। तो एक तो आपको पौधे की सिलेक्शन जी रजिस्टर नर्सरी से खरीदे, वायरस फ्री हो। और उसके बाद आती है जी एक गड्ढा बनाने की प्रक्रिया जी। जब आप एक गड्ढा बनाते हैं कोशिश कीजिए कि उसको आप अच्छे तरीके से लगाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे लगभग आधा या 1 किलो
तक सिंगल सुपर जो सुपर फॉस्फेट आती है ना, उसको आप नीचे डाल दीजिए, सबसे नीचे लगभग 2.5 फुट नीचे, जहाँ भी आपका गट की गहराई है उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अगर आप रिप्लांटेशन साइड में, जहाँ आपके पुराने बगीचे थे, जहाँ रूट रॉट की प्रॉब्लम, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा, लैंड की फ्यूमिगेशन, फॉर्मोलिन भी आता है, कई लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी करते हैं, तो आपको एक फ्यूमिगेशन की ओर जाना पड़ेगा, उसके बाद आप प्लांटेशन कीजिएगा। उसके बाद आता है जी आपके पास सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप उसको लेयर भरते रहेंगे, बीच बीच में आप उसमें गोबर की लेयर डालते रहिए, सड़े गोबर की, तो जैसे ये ऊपर आएगा उसके बाद एक विशेष ध्यान और रखना है। आप यहाँ देख पा रहे होगे ना जी, ये थोड़ा सा बेड बोलते हैं इसको, जो ये मिट्टी का सरफेस था ये यहाँ से ऊपर राइज है। जी जी। अगर आप बिल्कुल ड्राई जोन में, तब तो आपने फ्लैट लगाना है पौधा, मतलब जमीन के साथ लगभग आपने क्या करना है, लगभग आधा फुट ऊपर मिट्टी को उठाना है और वहाँ प्लांटेशन करनी है, ताकि मिट्टी बैठेगी और वो मिट्टी के समतल। अगर आप शेडी साइड में है या आप चिकनी मिट्टी में, तो आपको बेड राइज करना पड़ेगा। जो आपकी मिट्टी का सरफेस है उससे आपको मिट्टी उठानी पड़ेगी लगभग 1 फुट से भी ऊपर ऊपर। तो जब आप यहाँ ऊपर उठाएंगे, फिर आप इसके ऊपर प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, होगा क्या जी, इसमें 2 बेनिफिट मिलेंगे। जो पानी आएगा वो आपके यहाँ से ड्रेन होके नाली के माध्यम से बाहर चला जाएगा जी। दूसरा क्या होगा, डायरेक्ट जो सन होगी, जो यहाँ फीडिंग जोन है हमारा, वहां पर जब सूरज की किरणें आएगी वो एंटी फंगल का काम करती है, फंगस को मारती है अल्ट्रावायलेट रेज जी जी। तो जब यहाँ पर धूप प्रॉपर पहुंचेगी तो आपकी रूट रॉट की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल रहेगी। जी जी जी, तो आपको ये ध्यान रखना कि बेड राइज ऊपर करना पड़ेगा। जी जी जी। मिट्टी में डीप नहीं लगाना। होता क्या जी, हमारा बागवान क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही पौधा लगाएगा ना जी, तो बाद में वो बैठ जाता है, तो जो ग्राफ्टिंग यूनियन है वो डीप चला जाता है, और होता क्या, वहाँ एक थाला सा या प्राची बन जाती है जहाँ पानी स्टैग होता है, आपने देखा होगा। तो जो वहाँ पानी स्टैग होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, खास तौर पर सनी साइड में जी। आज यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, हमारा बागवान क्या सोचता है कि मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, पानी रुका है, वो बहुत डेंजरस होता है। आज बारिश हुई, पानी रुका, अगले दिन डायरेक्ट धूप पड़ती है बहुत तेज जी, तो जो सबसे ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन बनती है वो कहाँ बनेगी, तन्ने के आसपास। और फंगस मल्टीप्लाई कहाँ होती है, जहाँ आपका ह्यूमिड कंडीशन होगी, तभी रूट रॉट और कॉलर रॉट ज्यादा वहां पे होता है, जहाँ जिनके पौधे डीप लगे जी जी। इसीलिए जब भी आप प्लांटेशन करें उसको राइज करके ऊपर करें, मिट्टी के अंदर ना लगाए जी। फिर वही पानी वाली बात आ गई, हम पौधा मिट्टी में लगाते हैं, मिट्टी के ऊपर लगाना था ना जी, हमने अंदर लगा देते मिट्टी के अंदर जी जी, तो जिससे वो सड़न पैदा हो जाती है। पांचटा जी, 2 सवाल बाकी हैं। एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगा कि इस बार का जो वेदर कंडीशन है वो उतना मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहा नहीं जितना बागवान सोच रहा था। इस वेदर कंडीशन में हमने देखा है बागीचों में कई जगह पौधे सूख गए, खाल उतरना शुरू हो गई पौधों से, वो उसको कैसे बचाया जाए, ये भी एक सवाल मेरा आपसे है। मुझे ये लग रहा है कि जो ये चेंज है, ये वेदर चेंज है जी, ये तो होगा ही और ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमने अपना इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया, आप देख पा रहे होगे, पूरी आग लगा लगा के हमने जंगल ख़त्म कर दिया जी। हमें जागरूक होना पड़ेगा जी, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा जी। और सेकेंडरी क्या होगा, जब तक आप बिना क्लाइमेट के आपका सेव नहीं हो सकता जी। उसके बाद आती है इस साल की बात जी, जितने लोग हो सके अगर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं करके रखे, टैंक्स बनाए, रेन हार्वेस्ट कर दे, बोरवेल के माध्यम, जो भी माध्यम हो सकता है उससे आप पानी पहुंचाए। दूसरा क्या हो गया, वो सूखे इसलिए कि ड्राई है जी, मानसून नहीं बरसा, विंटर अच्छी नहीं बरसी, तो पौधों में कैंकर की प्रॉब्लम आनी लाजमी है जी। अब बात आती है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ये लग रहा है कि चिलिंग आवर्स ऑलमोस्ट शायद पूरे हो चुके हैं हमारे जी, मेन रोल चिलिंग आवर्स का। अब मेन जो बात आएगी वो आएगी मॉइस्चर की, और इस साल क्या दिक्कत आने वाली है, जो मुझे लग रहा है बड बड़ा वीक होगा इस साल, जो फ्लावर आएगा वो बहुत वीक आएगा। अच्छा। क्योंकि पानी नहीं मिला, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाया पिछली साल जी। और इस साल क्या हो रहा है, इस साल मॉइस्चर अभी भी नहीं आया, तो जो आप अगर अभी भी खादे डालेंगे तो शायद मेरे को सनी साइड में तो बहुत बुरे हाल है इस वक्त, शेटी में तो फिर भी मॉइस्चर है, तो आपको जो बड आएगा वो बड़ा वीक आएगा जी। तो जो बड वीक आएगा तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बागवानों को इस साल, कि जब फ्लावर पहला फ्लावर आता ना जी, वहां से डिसाइड हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि भाई साल वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। होगा क्या जी, अगर आपकी पीछे से जो डंडी आती है अगर वो साइज में छोटी रही इतनी जी,
और फूल का साइज छोटा रहा, मतलब आपका पौधा स्ट्रेस में और वीक है, सेटिंग के बहुत कम चांस रहेंगे। उस स्थिति में मैं बागवान भाइयों को एक ऐसी स्प्रे बताना चाहूँगा जिससे आप प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और मतलब प्रॉब्लम ख़त्म करके सेटिंग को ज़्यादा और जाएगा ज़्यादा पौधा। उसके लिए एक स्प्रे में रिकमेंड करूँगा, आपके लगभग पिंक बर्ड स्टेज पे होगी, एक नाइट्रेट फॉस्फोरस करके आती है, 1 kg की पैकिंग में भी आती है, खुले उसमें भी आती है, बहुत सस्ती दवाई है, 120-130 रुपए का ड्रम बैठेगा। उसको आपने स्प्रे करना है पिंक बर्ड पे। अच्छा, सेब के पिंक बर्ड कब? जब पिंक को ब्लूम ना हो, पिंक को थोड़े थोड़े पिंक कहीं दिखे तो आपने स्प्रे करनी है। जैसे ही आपको लगेगा कि डंडी छोटी है, आपने नाइट्रेट फॉस्फोरस की स्प्रे करनी है। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन उस डंडी को जैक देगा, और जो पत्ते हैं ना जी, हाईली फॉस्फोरस क्या करती है, पत्तों को डाउन कर देगी। 48 आवर के लिए वो जैसे ऐसे खड़े होते हैं ना, वो ऐसे डाउन हो जाएंगे। होगा क्या, वो 48 घंटे के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद कर देगी, और जो सेब मूवमेंट चली है वो उस डंडी को जैक देगा, और डंडी का साइज इतना हो जाएगा, और जो फ्लावर खिलेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये सिर्फ मात्र मेरे को लगता है 120-130 रुपए का खेल है। और स्प्रे भी ऐसी करनी है, जहाँ 3 ड्रम पड़ते हैं वहाँ 1 ही ड्रम पड़ना है, सिर्फ मिस्ट सी देनी है बाहर से पिंक बर्ड पे, अंदर लकड़ को भिगोने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो बाहर से ही आप जब स्प्रे देंगे तो आपको इस साल ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। बिल्कुल सही बात है पांचटा जी। तो अब थोड़ा सा वैरायटी डिस्कस कर लें। अब वैरायटी की बात आती है जी, शायद मैं इंडिया का जहाँ भी सेब उगाया जाता है पहला आदमी होगा जो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो औरों से डिफर है। आप आज तक जहाँ भी गए होगे, उनकी सोच अलग है, मेरी अलग है। मेरी नज़र में सेब के 3 रंग है, लाल, पीला और हरा जी। ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे को लाल चाहिए, पीला चाहिए या हरा चाहिए। फिर आती है मिठास की बात जी। 3 तरह की मिठास जी, आप भी शायद एग्री करेंगे। एक मीठा जी, एक खट्टा जी, एक खट्टा मीठा। खट्टा मीठा में आपके गाला वैरायटी आ गई जी, खट्टे में आपके ग्रैनी स्मिथ आ गया जी, मीठे में आपके रेड डिलीशियस आ गया। अब बात आती है वैरायटी सिलेक्शन की। आज बहुत अंधी दौड़ चल पड़ी है सर, 9000 से ऊपर वैरायटीज है पूरी दुनिया में जी। क्या हमारा बागवान 9000 लगाएगा? विदेशों में सरकार और कोऑपरेटिव मिलके डिसाइड करती है अगले 20 साल तक कौन सा सेब लगेगा, किसकी मार्केट है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ धंधा हो रहा है। सही बात है। आज हमारी यहाँ की लैंड की जो कैपेसिटी है हर बागवान की 5 से 10 बीघा है जी। अब कितने पौधे और कितनी वैरायटी लगा लेगा? हर साल 5 नई वैरायटीज आ रही है जी। गाला भी 6 तरह का, और आता भी अलग अलग टाइम में। क्या ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल से नुकसानदेह है जी। हमें एक वैरायटी सिलेक्शन करनी पड़ेगी जी। आज भी मैं अपने बागवान भाइयों को बताना चाहता हूँ, वैरायटी सिलेक्शन आपकी एलिवेशन के हिसाब से होगा। वैरायटी सिलेक्शन डिम्पल पांचटा नहीं करेगा, जेएनवी टीवी नहीं करेगा जी। कौन करेगा? बाग फार्मर खुद करेगा जी। आज मान लो हम यहाँ लो हाइट में है जी, लो हाइट में यहाँ के लिए 2-3 वैरायटीज जो ऑलरेडी हमारे पास है, जेरोमाइन है, रेड ब्लॉक्स है, स्कारलेट 2 है जी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में। आप उसको तैयार कीजिए, उनमें भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। एक पौधे को आप ग्राफ्ट कर दीजिए 3 तरह से, जो आपके पास बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है उसको आप मल्टीप्लाई में डालिए, आगे तैयार कीजिए। आज गाला की बहुत अच्छी मार्केट है, ग्रेनी की। एज ए पॉलिनेशन आप पॉलिनाइजर वैरायटीज आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जी। तो विशेष ध्यान रखना पॉलिनेशन का। लो हाइट में लगभग आपके 35 से 40%, मिडल में आपके लगभग 30%, और हाइट में आपके 20 से 25% पॉलिनेशन होना चाहिए इन वैरायटियों की तादाद। रेड डिलीशियस का वैरायटी सिलेक्शन आप रंग के आधार पर कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस वक्त जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया जी, इतनी साल के एक्सपीरियंस से, लगभग 2002 से आसपास से, तो आज जो लो हाइट है हमारी, लगभग जो हमारी 57-5800 से नीचे की हाइट है, लो एलिवेशन, वहाँ के लिए गाला तो अलग कैटेगरी होगी। रेड डिलीशियस में हमारे स्कारलेट 2 नंबर 1 सेब है, आज भी यूएसए का नंबर 1 रेड डिलीशियस है। जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्रोथ वाइज। अगर आपको पेड़ बड़ा चाहिए तो आप जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स पे जाएंगे, अगर आपको पेड़ छोटा चाहिए तो आप स्कारलेट 2 पे जाए। और फिर आती है मिडल हाइट की बात। आज अब दौर किंग रॉड का भी आ गया है, वो भी लो हाइट से लेकर मिडल तक चलेगी। तो जो मिडल हाइट है उसमें आप किंग रॉड अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
ऑर्गन्स पर टू बहुत अच्छा परफॉर्म, सुपर चीफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसके बाद आप टॉप हाइट पे जाइए तो मैंने जो एक्सपीरियंस से पाया अभी तक सिर्फ 2 ही वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है टॉप हाइट में, अर्ली रेड वन और आपके हेप के। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है जी कि हमारे यहाँ प्रचलित वो वैरायटी हो जाती है जिसका लोगों ने सेब ही नहीं देखा जी, ये आपने कमाल की बात कह दी। सेब ही नहीं देखा जी, आपने सुना होगा एक Z1 आजकल आपने भी सुना होगा, चर्चा में बिल्कुल बिल्कुल नाम सुना है। एक आदमी खड़ा कर दीजिए जिसने सेब देखा है Z1 का पूरी इंडस्ट्री में। सही बात है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं जो हमने देखा नहीं है। तभी मेरा हमेशा सवाल रहता है, जब तक सरकार, विभाग, यूनिवर्सिटी मुस्तैदी से इस चीज़ पे लगाम नहीं लगाएगी ये चीज़ें चलती रहेगी, ये डैमेज करेगा हमारी इंडस्ट्री को, याद रखना। पांचटा जी, अगला सवाल ये है कि एक सवाल छूट गया था, वो हम आपसे फिर पूछना चाहते हैं कि ओलावृष्टि जो है वो मेरे ख्याल से हाइट में ज़्यादा समस्या रहती है, हमारे इलाके में ज़्यादा समस्या रहती है। ओलावृष्टि जब हो जाए, वैसे तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो कितने वक्त के बाद स्प्रे करनी चाहिए और कौन सी स्प्रे सबसे बेहतर? अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी हमारा एक परम कर्तव्य है, सरकार हमारे को अनुदान देती है जी, हम नेटिंग की व्यवस्था करें। इस साल तो परमानेंट स्ट्रक्चर पे भी सब्सिडी मिल रही है कि पक्के जो लोहे के स्ट्रक्चर है उस पे भी सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है सरकार। हमें इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहिए जी। या बेम्बूज पे भी सब्सिडी मिल रही है, आप नेटिंग लगाए। उसके बाद आती है ओले की बात। मैंने अपनी लाइफ में ना जी एक चीज़ और देखी है, ऑब्जर्व की है, जब ओला आ जाता है, ओले का मतलब होता है कि आपका सेब बी ग्रेड हो चुका है जी, आप उस पर कोई भी स्प्रे कीजिए जी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो मुझे बताइए। आज तक की जो भी शेड्यूल था, बी ग्रेड तो बी ग्रेड ही है जी। अब उसमें 4 घाव है चाहे 40 घाव है, डैमेज तो डैमेज है। बी ग्रेड में आ गया ना, सिलेक्टेड ग्रेड में नहीं आया। तो पहले तो हमें नेटिंग का व्यवस्था, उसके बाद आती है जी कि ओले के बाद हम स्प्रे पे क्यों ध्यान देते हैं। सबसे ज़रूरी होता है ये, क्योंकि जब डैमेज हो जाता है तो पौधा ज़्यादा एनर्जी मांगेगा घाव को भरने के लिए। इसीलिए हमारे को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। लगभग जो भी आपके जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, नाइट्रोजन जो भी है, NPK जो भी है, वो हमें ज़्यादा देना पड़ता है जी, क्योंकि हमने डैमेज को कम करना है जी। और दूसरी बात क्या होता है, जो पत्ता फट जाता है उसकी रिकवरी के लिए हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि उसमें छेद हो जाते हैं आपने, उसके बाद वो भोजन नहीं बना पाता है। तो जो हमारे अनभुजा चूना भी डालते हैं, यूरिया सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मल्टीप्लेक्स डालते हैं, एग्रोमिन डालते हैं लोग, वो बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप डैमेज। और ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा आता है, ह्यूमिक एसिड की स्प्रे हमेशा करनी चाहिए ओलावृष्टि के बाद। ओलावृष्टि के बाद वो क्या करेगा, वो जो जितने घाव है उसको ठीक करने में बहुत मदद करता है ह्यूमिक एसिड। टाइम कौन सा, कितने घंटे के अंदर ही स्प्रे? 2 से 3 दिन तक कोई स्प्रे नहीं, उसके इमीडिएट बाद आप ऐसी फंगेसाइड जैसे मैनकोजेब कार्बेंडाइजिन मिक्स भी डाल सकते हैं, या मैनकोजेब आप सिंगल डाल सकते हैं। और उसके लगभग हफ्ते के बाद आपने न्यूट्रिशन देना शुरू करनी है। ओके, तो अब जाते जाते आपका हमने बहुत समय लिया है, हमारे व्यूवर्स को भी और हमारे बागवानों को डिम्पल पांचटा की तरफ से अंतिम मैसेज। मेरा जो अपनी इंडस्ट्री के लिए है, इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा जी। सबसे पहले तो जी ये है कि जो हमारे पास अपना ज्ञान है उसको हम साझा करें ओपन प्लेटफॉर्म पे, जिससे अपने ज्ञान, हर आदमी में कोई ना कोई खूबी होगी, हर आदमी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा। जब तक वो लोगों तक नहीं आएगा तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। दूसरा बड़ी बात है जी इन्वायरमेंट। आज का युवा बागवानी में आ चुका है। अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनेंगे, बगीचे जंगल नहीं बचाएंगे, आग लगाते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जो तीसरा बड़ा मैसेज है जी, आज बुजुर्गों की बागवानी लगभग समाप्त हो चुकी है, सारा युवा आ चुका है, मगर जो हमारे युवा में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जी नशा। जी, नशा चुने या बागवानी चुने। अगर आप बागवानी चुनते हैं तो आपको नशे के लिए वक्त नहीं मिलेगा। अगर आप नशे में डूबे रहेंगे, आज कितनी बार सुन चुके हम, पंजाब की तरह शायद उड़ता हिमाचल बनने के जा, कितनी जिल्लत वाली बात है जी हमारे लिए। देवभूमि को आज हमने नशा की भूमि बना दी है। तो युवा को जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है, नशे से दूर रहे और प्रोफेशनली
जब तक आप फार्मिंग में नहीं आएंगे, आप कंपनी, लाला जी या वैरायटी के नाम पर आपसे हमेशा लूट खसोट होती रहेगी। सही बात है। हमें प्रोफेशनली आना पड़ेगा इस फील्ड में और अपना काम करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए पांचटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेवीएन विजन टीवी आपका बहुत बहुत आभारी, हमने आपका वक्त लिया है। और जाते जाते हमारे व्यूवर से बस ये हम कहना चाहते हैं कि स्ट्रीम थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक ऐसे शख्स का एक्सपीरियंस हमने आपसे साझा किया है जिसके लिए वक्त चाहिए था और वो वक्त आज हमें मिल गया। आने वाले वक्त में और भी होंगी इसी विषय पर बहुत सारी बातें। आप बने रहें जेवीएन विजन टीवी पर। करना कुछ नहीं है, हमारा पेज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बागवानी से संबंधित जितनी बातें डिम्पल पांचटा जी ने कही और अंतिम में जाते जाते जो मैसेज आपको दिया है कि प्रोफेशनली आइए, लेकिन एक चीज़ चूज़ कीजिए, या तो बागवानी या फिर नशाखोरी। नशे से दूर रहें, ये डिम्पल पांचटा जी भी कहते हैं और जेवीएन विजन टीवी भी आपसे यही गुजारिश करता है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मुनीश नंदन, कैमरामैन सुशील मेहता के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूँ। नमस्कार।